नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम लोग जल्द से जल्द नागपुरी व्याकरण और साहित्य का टोटल सिलेबस को माइंड मैप के द्वारा यहाँ पे हम लोग रिवाइज करवाएंगे बहुत ही लिमिटेड टाइम में। और 9 से 10 घंटा में आपका पूरा नागपुरी व्याकरण और साहित्य जो है वो रिवाइज करा दिया गया है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 घंटा में आप पूरा का पूरा नागपुरी जो भाषा है जो कि सीजीएल का सिलेबस में दिया गया है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर पुराने हमारे वीडियो आप लोग देखे होंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये जो है हम लोगों का चौथा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा नागपुरी व्याकरण को केवल और केवल 2 घंटा में रिवाइज किए। दूसरा पार्ट जो था हम लोगों का पद्य साहित्य, ये आपका 3.5 घंटा का आपका वीडियो के आसपास यहाँ पे बना था। उसके बाद यानी कि 5.5 का घंटा यहाँ पे बना था। उसके बाद हम लोग कहानी की ओर चले तो 18 कहानी को 2.5 घंटा में यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किया गया था, यानी कि कुल मिला के अभी तक 8 घंटा है। 8 घंटा के बाद आज का ये वीडियो का लेंथ आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना है। हमको लगता है, उम्मीद है कि ये 1.5 घंटा के आसपास होगा। अभी हम बनाना शुरू किए हैं इसलिए वीडियो का लेंथ हम बता नहीं सकते हैं। तो 1.5 घंटा भी, अगर 2 घंटा भी मैक्सिमम मान के चलते हैं तो 2 घंटा मतलब 10 घंटा। तो 10 घंटा में अगर आप 100 प्रश्नों को रिवाइज कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। और इसका रिवीजन आपको माइंड मैप के थ्रू करवाया जा रहा है। ये माइंड मैप हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इस माइंड मैप को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, माइंड मैप को कैसे लेना है इसको लेके बहुत सारे छात्र में कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं हम अपने वीडियो में कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है टेलीग्राम लिंक, अगर उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना, और टेलीग्राम डाउनलोड करके ये जो झारखंड कोचिंग क्लासेस लिखा हुआ उसको सर्च करना है। आपको ये लोगो दिखेगा, लोगो में आप रिक्वेस्ट के लिए ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। फिर आपको कुछ देर में, कुछ घंटों में आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद आप उस ग्रुप में थोड़ा सा आप बैक डेट में जाइएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर में आप मैसेज कीजिएगा क्यूआर कोड के लिए, और क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप इस माइंड मैप को प्राप्त कर सकते हैं। ये माइंड मैप केवल और केवल आपको 20 जनवरी तक ही उपलब्ध कराया जाएगा। 20 जनवरी के बाद ये माइंड मैप हम लोग उपलब्ध नहीं करवाएंगे। तो 20 जनवरी 2024 तक ये माइंड मैप उपलब्ध रहेगा। 20 जनवरी के बाद किसी भी तरह से कोई भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपको माइंड मैप से रिविजन करना है, आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और लगता है कि इस माइंड मैप से आपको क्विक रिविजन हो सकता है, तो आप इसको 20 जनवरी तक मंगा लीजिए। और अगर लगता है कि आपका जो नोट्स है वो बेहतर है, तो हम शुरू दिन से ही बता रहे हैं कि आपका जो खुद का बनाया जो नोट्स है ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपको खुद के कौन सा एरिया में आप स्ट्रांग है, क्या चीज आप भूल रहे हैं, ये चीज आपको पता होता है, तो आप उसी तरह से नोट्स बनाते हैं। तो ठीक है, अगर आप नहीं बना पाए, आपके पास समय नहीं है, तो आप माइंड मैप मंगा लीजिए और आप अपना खुद का नोट्स बनाए हैं तो आप उसी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आज बोला गया है कि हम लोग जो है नागपुरी का जो सबसे आखिरी जो लास्ट पोर्शन है उसको यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन जो है नागपुरी खंड ग का जो गद्य साहित्य, उसमें 2 सेक्शन है। आपका एक नाटक है उसको देखने वाले हैं और 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय है, उसको यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग यहाँ सबसे पहले नाटक को देखते हैं कि नाटक में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये नाटक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं नाटक से। आप लोगों को पता होगा कि ये नाटक काफी लंबा है और नाटक का हम यहाँ पे आपको सार बताएंगे, यानी कि जो तथ्य है उसको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे कि इस नाटक में आपको कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद करने हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस अगर सवाल आता है कि कोई स्टेटमेंट उठा के दे दिया, क्योंकि ये नाटक में हर एक पात्र के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट बोला गया है, तो अगर कोई स्टेटमेंट उठा के देता है तो उसके लिए तो आपको बोला ही गया है कि पूरा कहानी और पूरा नाटक आपको खुद से पढ़ना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगी। हम लोग यहाँ पे केवल रिवाइज करा सकते हैं, सब चीज याद नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए, और इतना अभी समय नहीं है कि हम लोग एक एक जो भी पात्र है उसका स्टेटमेंट को पढ़े और नाटक को समझे। तो आपको बहुत ही कम समय में मात्र एक पेज में जो समरी है, जो आप स्क्रीन में थोड़ा धुंधला अभी दिखाई दे रहा होगा, इसको हम जूम करके बताएंगे। तो इस एक पेज के समरी में ही टोटल नाटक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि काफी लंबा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस नाटक में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज जो है वो दिया गया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, किन किन बातों को हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें हम लोग
कि ये नाटक जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये नाटक लिखा गया है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। तो याद रखिएगा आपका ये जो नाटक है वो बीपी केसरी का लिखा गया है। और अब इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा हम लोगों को नॉलेज जो मिलता है, बेसिक नॉलेज जो कि नाटक से थोड़ा हट के है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर नाटक की ओर हम लोग चलेंगे। सबसे बेसिक यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि ये ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक जो है वो 64-65 में रांची रेडियो कर ले लिखल जा रहे हैं। तो पूछा जाएगा रांची रेडियो ले कखन में ले जो लिखा गया था वो कब लिखा गया था, तो 64 और 65 के समय लिखा गया था। दूसरा, ये जो नाटक है कौन सा पत्रिका में छपा हुआ था, तो आदिवासी पत्रिका में छपा हुआ था। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक सवाल बन सकता है, प्रफुल्ल दा इके रूपांतरित करके आपको निर्देशन में मंचित करवा रहे हैं, यानी कि नाटक के रूप में मंचन करवाने का जो काम है प्रथम समय वो करवाया गया था प्रफुल्ल दा के द्वारा। आगे दिया गया है डॉक्टर बीपी केसरी नाटक कर एक प्रति प्रमोद कुमार राय से पालें और उनका नवा संस्करण तैयार कर लें। तो ये आपको अगर यहाँ पे पढ़िएगा डिटेल में तो पता चलता है कि ये जो प्रति था या मतलब जो कॉपी था वो उनको नहीं मिल पा रहा था, नाटक पुस्तिका जो था नहीं मिल पा रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको प्रमोद कुमार राय के द्वारा एक प्रति जो है उनको उपलब्ध कराया गया और उन्हीं प्रति को वो लेके इसका नया संस्करण क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और इस तरह से नया संस्करण को तैयार करने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, वो है श्री अशोक पागल। तो याद रखिएगा अशोक पागल के द्वारा जो नया संस्करण तैयार किया गया बीपी केसरी के द्वारा, उसमें अशोक पागल इनका सहायता किए थे। अब यहाँ पे देखते हैं ये संस्करण कब छपा हुआ था, तो प्रथम संस्करण इनका छपा था 7 जनवरी 1998 और द्वितीय संस्करण जो है वो 26 जनवरी 2010 है। किस प्रकाशन से छपा था, तो झारखंड झरोका प्रकाशन से ये छपा हुआ है। दूसरा चीज है नाटक में प्रयुक्त गीत के रचयिता जो है वो प्रफुल्ल कुमार राय है। तो कड़की उठलक तलवारी जो हम लोग पढ़े वो गीत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पे गीत के जो रचयिता अगर पूछा जाएगा नाटक में तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा है। तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है या प्रफुल्ल दा इसको एक तरह से नाटक के रूप में मंचित भी करवाया और उन्हीं का जो गीत है उसको नाटक में स्थान दिया गया है। ये बेसिक जानकारी है जो कि नाटक से थोड़ा अलग हटके था। अब हम लोग एक एक करके नाटक में क्या घटना घट रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन नाटक में क्या घटना घट रहा है इसको अगर बेहतर तरीके से आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको तो आइडिया होगा ही कि 1857 के समय का ये घटना दिया गया है। तो 1857 का जो घटना है ठाकुर विश्वनाथ शाही का, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो इसको समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं, थोड़ा सा हम इतिहास की ओर लेके चलते हैं जो कि आपको बता तो दिया गया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो हिस्ट्री को पूरा माइंड मैप के थ्रू कवर किए, लेकिन फिर भी अभी बेसिक कुछ जानकारी यहाँ पे हम लोगों को चाहिए ताकि आपको नाटक समझने में किसी तरह का कोई परेशानी न हो। इसीलिए हम लोग इतिहास में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सन 1857 में सबसे पहले झारखंड में जो विद्रोह होता है देवघर के रोहिणी गांव में होता है, लेकिन उसके बाद जो अगला विद्रोह होता है वो हजारीबाग में होता है और इसका तारीख जो दिया गया है वो 30 जुलाई दिया गया है। तो आपको पता होगा 30 जुलाई को जो हजारीबाग में यहाँ पे जो भी रामगढ़ बटालियन थे जिसका मुख्यालय रांची था के सैनिक जो थे वो विद्रोह कर देते हैं और उनका नेतृत्व तो वहां पे जो करते हैं वो सुरेंद्र शाही करते हैं। और ये लोग चूंकि यहाँ पे इसका मुख्यालय रांची था इसीलिए हजारीबाग के जो भी सैनिक थे रामगढ़ बटालियन के वो कहाँ आना चाहते थे, रांची आना चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था और सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये लोग रांची पहुंचने वाले थे। उस समय रांची के जो कमिश्नर थे वो डाल्टन थे। देखिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा सवाल जो है यहाँ पे नाटक से पूछा गया है। जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है कि ये 24 दिसंबर 2023 को लिया गया जेएसएससी के द्वारा एग्जाम है जो कि नगर पालिका के संदर्भ में ये एग्जाम लिया गया था नागपुरी का। तो इसमें 3 प्रश्न है नाटक का। तो पहले नाटक हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका सवाल को भी अंतिम में हम लोग इसको बनाएंगे। जो हम लोग यहाँ पे साहित्यिक परिचय है उसको भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या क्या सवाल पूछा गया था और उस सवाल का भी जवाब बनाने का प्रयास करेंगे। माइंड मैप के थ्रू बनता है कि नहीं ये सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि डाल्टन जो यहाँ के कमिश्नर थे वो इस विद्रोह को रोकने वाले थे। आप समझिए आप कहीं के कमिश्नर है और वहां विद्रोह हो गया तो वहां पे रोकने का जिम्मेदारी तो आप ही का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो कमिश्नर थे डाल्टन उसको यहाँ पे रोकने का जिम्मेदारी दिया गया था
और इसीलिए डाल्टन जो है एक अधिकारी को जिनका नाम था लेफ्टिनेंट ग्राहम, उसके नेतृत्व में एक सेना का टुकड़ी को भेजते हैं रामगढ़ की ओर, यानी हजारीबाग रामगढ़ बटालियन को दबाने के लिए। लेकिन जैसे ये ग्राहम का जो सेना था या बटालियन था वो रामगढ़ पहुंचता है तो वही सेना जो है विद्रोह कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था उस समय हर सेना का बटालियन जो था, भारतीय सेना जो थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो ये लोग विद्रोह को दबाने जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट उल्टा। लेफ्टिनेंट ग्राहम का जो खुद का सेना था वही इसका विद्रोह कर देता है और लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है वो जान बचाकर वहां से भागते हैं। तो वहां पे जो विद्रोह कर रहे थे उसमें मुख्य रूप से किनका नाम आता है, माधव सिंह का, जमादार माधव सिंह का, सूबेदार नादिर अली का और जयमंगल पांडे का। अभी नाटक में ये नाम आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ये लोग विद्रोह करते हैं रामगढ़ पहुंच के, तो वापस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रांची इनका मुख्यालय था रामगढ़ बटालियन का, तो वो लोग यहां आने वाले थे। दूसरा चीज, रांची में ही आपको ठाकुर विश्वनाथ सिंह जो है उनसे भेंट होगा, क्योंकि एक नेता इनको चाहिए था और वो नेता आपको ठाकुर विश्वनाथ के रूप में इनको मिलता भी है। इसलिए जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे यहां रांची पहुंचते हैं और रांची में कहा जाता है कि कोठिया जालादी जेल से कैदियों को छुड़ा लेते हैं और गॉसनर चर्च को तोप से ये उड़ा देते हैं। और इस तरह से कमिश्नर डाल्टन जो है इनसे बचने के लिए, इस विद्रोही सेना से बचने के लिए पिठोरिया मार्ग से हजारीबाग की ओर भाग जाते हैं। और इसको भगाने में एक व्यक्ति का यहाँ योगदान होता है और उसका नाम है जगत पाल। तो इस तरह से एक तरह से जगत पाल जो है विश्वासघाती यहाँ पे निकलते हैं और कमिश्नर का यहाँ पे सहयोग देते हैं। तो यहाँ के लोग होके, यहाँ का लोग का सपोर्ट ना करके अंग्रेजों का सपोर्ट करने वाले थे जगत पाल, इसीलिए इनको श्राप भी दिया जाता है ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा, जो कि आप नाटक में पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत आपको याद हो रहा होगा। यहाँ पे एक चीज दिया गया है, ओरमांझी के मार्ग से डाल्टन नहीं भागते हैं बल्कि ये भागते हैं पिठोरिया के मार्ग से। पिठोरिया में ही जगतपाल का घर है, तो इस तरह से वहां से ये भागते हैं। उसका रीजन क्या है कि ओरमांझी का मार्ग जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था, किनके द्वारा, टिकैत उमराव सिंह और दीवान शेख भिखारी के द्वारा। नाटक में इनका भी उल्लेख है, दीवान के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इनका जन्म ओरमांझी के खुदिया ग्राम में हुआ था और टिकैत उमराव सिंह जो जमींदार थे उनका जन्म दिया गया है, इनका भी ओरमांझी के खटंगा ग्राम में हुआ था। तो इस तरह से ये खुदिया ग्राम, ये खटंगा ग्राम है, ओरमांझी के ही थे। तो इस तरह से ओरमांझी मार्ग को ये किए गए थे। आगे देते हैं, जब ये लोग सेना लोग रांची में पहुंचते हैं तो नेतृत्व ढूंढते हैं और नेतृत्व के रूप में इनको दो व्यक्ति मिलते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही इनको नेता घोषित किया जाता है और पांडे गणपत राय जो इनके दीवान थे उनको सेनापति घोषित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही नेता बनते हैं और पांडे गणपत राय सेनापति। और अब ये जो है वो क्या करेंगे, अपने विद्रोही सेना के साथ बिहार के जो कुंवर सिंह है उससे मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है 1857 में बिहार में जो सबसे प्रमुख चेहरा था 1857 का विद्रोही सेना का, वो है कुंवर सिंह। तो इस तरह से क्रांतिकारी चतरा की ओर बढ़ रहे, जहां वे कुंवर सिंह से मिलना चाहते थे। तो चतरा के मार्ग से ये बिहार जाना चाहते थे, जहां वे कुंवर सिंह के साथ मिलते हैं और इस विद्रोह को एक बड़ा रूप देते हैं और अंग्रेजों के यहां से मार भगाने का ये प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे डाल्टन चाह रहे थे कि किसी भी तरह ये विद्रोही सेना जो है वो जो है कुंवर सिंह के साथ ना मिले, और इसीलिए मेजर इंग्लिश के द्वारा इनको भेजा गया रोकने के लिए। और जयमंगल पांडे, नादिर अली को चतरा में यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है 3 अक्टूबर 1857 को और फसियारू पोखरा के निकट इसको आम के पेड़ में फांसी दे दिया जाता है 4 अक्टूबर को। देखिए इतिहास जो पढ़ते हैं वहां कुछ अलग है, नाटक में थोड़ा सा आपको डाटा थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, गोली के द्वारा मार दिया जाता है ऐसा लिखा गया है। तो जो भी हो, हम लोगों को इतिहास को थोड़ा सा मिक्सअप नहीं करना है, नाटक में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको नाटक को नाटक के तौर पर पढ़ना है, इतिहास को इतिहास के तौर पर पढ़ना है। कैप्टन मैकडोनाल्ड जो होते हैं उनको भी रोकने के लिए यहाँ पे जिम्मेदारी दिया जाता है। किसको गिरफ्तार करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, तो टिकैत उमराव सिंह, भाई प्यासे सिंह और दीवान शेख भिखारी, इनको ये पकड़ते हैं और टैगोर हिल में 8 जनवरी 1858 को फांसी दे देते हैं। इनका भी नाटक में उल्लेख है। कमिश्नर डाल्टन जो है लास्ट में विश्वासघाती नेता विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के नेतृत्व में, मतलब ये विश्वासघाती, फिर वहां एड्रेस बताएंगे कि कहां छुपे हुए हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही। और इस तरह से जब पता चल जाता है तो कमिश्नर डाल्टन अपने अधिकारी को भेज के इनको क्या करवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं और जिला स्कूल के पास कदम के पेड़ में इनको फांसी दे दिया जाता है। ठाकुर विश्वनाथ शाही को 21 अप्रैल को दिया जाता है और पांडे गणपत राय को ठाकुर विश्वनाथ शाही को 16 अप्रैल को यानी पहले दिया जाता है और 5 दिन के बाद 21 अप्रैल को पांडे गणपत राय के गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके यहाँ पे फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा इतिहास का घटनाक्रम था और इसी को नाटक का रूप दिया गया है। उम्मीद करते हैं अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो में
थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे हम बताने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इतिहास हम बताएं। अब आपका माइंड में ये थोड़ा बहुत इतिहास आ गया होगा, तब आप जाके आप नाटक पढ़िएगा तो नाटक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। यहाँ जो भी पात्र का उल्लेख किया गया है वो पात्र आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठते चलेगा। और हम बताएं कि थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस देखने को मिल सकता है हिस्ट्री में और नाटक में, तो आप दोनों को मिलाइएगा नहीं। नाटक को अभी नाटक के जैसा देखिए और इतिहास में हम लोग जो फैक्ट पढ़े हैं उसको इतिहास के जैसा देखिए। ये भी कोई गाइड बुक से नहीं बनाया गया, ऑथेंटिक बुक से ही हम लोग इसको भी बनाने का प्रयास किए। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा उलझना नहीं है कि इतिहास में ये पढ़े थे और वहां पे फांसी का बात बोला, यहाँ गोली मार दिया, तो वैसा आपको ज्यादा यहाँ पे रिजिड होकर पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नाटक शुरू करें उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ जो सवाल है इससे बेसिक से पूछ सकता है। दूसरा है नाटक के पात्र परिचय से भी यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए नाटक का पात्र परिचय भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग थे जो कि इस नाटक में उस पात्र को निभाए थे। तो महेश्वर दास गुप्ता जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही का पात्र को निभाते हैं, श्रीकांत जो है वो पांडे गणपत राय का पात्र को निभाते हैं। सुरेंद्र शर्मा जो है वो डाल्टन, कमिश्नर डाल्टन का पात्र को निभाते हैं। पुलीन रंजन जो है जयमंगल सिंह। तो कम से कम इतना को आपको याद रखना है क्योंकि ये मुख्य लोग हैं, गणपत राय हो चाहे विश्वनाथ साई हो कमिश्नर डाल्टन हो, ये मुख्य लोग थे। तो कम से कम ये 2-3 नाम आपको याद होना चाहिए। एक्चुअली होने के तो सभी मुख्य है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं फर्स्ट का 2-3 आपको कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना इतना ज्यादा है, क्या याद रहेगा नहीं रहेगा इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और एक इंसान कितना याद कर सकता है, सिलेबस इतना वास्ट है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है। पढ़ने के बाद भी बहुत सारा फैक्ट जो हम भूल जाते हैं। नहीं पढ़ा हुआ चीज तो बनेगा ही नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ चीज भी हम लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, सभी कोई कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। उस प्रेशर में भूलना एकदम क्या कहें एक तरह से स्वाभाविक यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि किसी को सब चीज एक बार पढ़ लिया तो सब चीज याद ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी को लंबे समय तक याद हो जाता है, ठीक है, सबका अपना मेंटल स्टेट होता है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। आपको चीजों को केवल रिवाइज करना है बार बार, और प्रयास करना है कि जितना ज्यादा आप रिवीजन कम समय में कर सके उतना कम समय में करें, क्योंकि बार बार कम समय में रिवीजन कीजिएगा तो वही चीज बार बार रिपीट होगा तो आप लंबे समय तक याद कर पाइएगा। तो चलिए, माधव सिंह जो करते हैं वो प्रमोद कुमार के द्वारा किया जाता है। नादिर अली का रोल जो है वो सुशांत कुमार करते हैं। मेजर इंग्लिश का रोल समीर कुमार करते हैं। जगत पाल का श्री शंकर करते हैं। मेजर नेशन का अरुण कुमार मित्रा करते हैं। बहुरन सिंह का श्री आशुतोष राय करते हैं। और बराहिल का नरील रंजन के द्वारा यहाँ पे आपका अति किया जाता है। और निर्देशन तो आपको पता है, नाटक में प्रयुक्त जो गीत है वो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा किया गया। तो इस तरह से ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब चलिए नाटक की ओर हम लोग चलते हैं, और नाटक में आपको 1-2 गीत यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के हमको लगता है जहां तक है 3 गीत यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये जो गीत है अगर कहीं पे दे दिया जाए कि ये कहां से लिया गया है, तो नाटक से लिया गया है। राइत सिराथे देख लाले लाल बिहान, जाग रे संसार आइज जाग किरिस्तान। तो ये पूरा लाइन आप पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये लाइन अगर आएगा तो याद रखिएगा ये आपका नाटक से लिया गया है। कड़की उठले तैयारी, इसका भी ये भी नाटक में इंक्लूड किया गया है। वैसे अलग से भी हम लोगों को इसको पढ़ना, ये प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया गीत है। अब यहाँ पे एक एक दृश्य को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि नाटक में क्या कहा गया है, और इस तरह से यहाँ पे नाटक का जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट यहाँ पे किए, निकाले हैं, और उसके बाद आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इससे कोई भी सवाल आपको दिखे तो वो सवाल आपका कम से कम बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा है तो वहां फैक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, ये समस्या आपके पास अब आने वाला नहीं है। तो चलिए पहला दृश्य में हम देखते हैं। पहला दृश्य जैसा कि आपको पता है 1857 का विद्रोह भड़क चुका था, और उसी का खबर एक जगह से दूसरे जगह आ जा रहा था। उसी में एक घटना यहाँ पे दिया जाता है। बराहिल जो रहते हैं विश्वनाथ साई को सूचना देवे ना नादिर अली एक ने आपन से भेंट करे खुजत है। तो यहाँ पे बराहिल जो है वो सूचना लेके आता है विश्वनाथ साई के पास और बोलता है कि नादिर अली आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाह रहे हैं या नहीं। एक तरह से आदेश लेने के लिए आए थे कि नादिर अली आपसे मिलना चाह रहे हैं। अब देखिए नादिर अली को आने का जब उनको अति पता चलता है तो वो एक तरह से भौचक्का हो जाते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या समस्या है कि नादिर अली यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी चलिए नादिर अली जो है पहुंच गए हैं तो उनसे बात करते हैं। ऐसा करके विश्वनाथ शाही सोच के बराहिल को बोलते हैं कि जाइए उसको भेज दीजिए। और इस तरह से नादिर अली जो है वो कुंवर साहब के सामने जो भी फरमान था, या कुंवर साहब का जो फरमान था, नादिर अली के द्वारा विश्वनाथ शाही को बता दिया जाता है। तो कुल मिला के अभी आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, कुंवर साहब यानी कि अभी आपको बताया गया इतिहास में, इसीलिए हम पहले से यहाँ पे इतिहास बताए थे कि 1857 में जो विद्रोह हो रहा था बिहार में, वो कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। अब कुंवर सिंह का विद्रोह एक बड़ा चेहरा था, तो इस बड़ा चेहरा के एक तरह से पीछे, या एक तरह से इनके पीछे कई लोग इनके साथ जुड़ना चाह रहे थे। उसी चीज को यहाँ पे नादिर अली जो है खबर लेके आते हैं कि बिहार में कुंवर साहब के नेतृत्व में विद्रोह हो चुका है,
अब समय आ गया है कि हम लोगों को भी यहाँ पे विद्रोह करना होगा और अंग्रेजों का जो अत्याचार है अब उसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा ये जो कुंवर साहब का फरमान जो लाते हैं वो कौन लाते हैं या कौन विश्वनाथ शाही को देते हैं? तो नादिर अली के द्वारा कुंवर साहब का फरमान दिया जाता है। ये पहला सवाल आपका यहां से बन सकता है। दूसरा अब हम लोग यहां पे देखते हैं तो कहा जाता है जब ये फरमान आ जाता है, सारा बातचीत हो जाता है, तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब हम लोगों को अत्याचार अब नहीं सहना है, अब सब मिलके हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। और विद्रोह करने के लिए जानकारी जो है सबके जगह पहुंचना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि नादिर अली को वो आदेश देते हैं कि पांडे गणपत राय, पीताम्बर बाबू और अर्जुन सिंह के साथ साथ सगरे डहुरा फिराए दे, सगरे नागपुर में डहुरा फिराए दे, यानी पूरा नागपुर जो एरिया है या झारखंड का एरिया है उसमें डहुरा मतलब संदेश जो है वो फैला दो कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को अपना जो भी हथियार है उसको लेके उठना है और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकना है। और इस तरह से इसमें जो ये डहुरा या संदेश भेजा जा रहा था वो किसके द्वारा भेजा जा रहा था या किसके सहायता से भेजा जा रहा था? तो जयमंगल सिंह, माधो सिंह और नागेश्वर। तो इस तरह से जयमंगल, माधो और नागेश्वर के द्वारा ये संदेश जो है कई लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया गया, चाहे वो पांडे गणपत राय हो, चाहे पीताम्बर बाबू तो यहीं थे, वही संदेश लेके पलामू को जाते हैं। और अर्जुन सिंह, जैसा कि आपको बताया गया, ये पूरा हट का एक्चुअली नहीं बताया क्योंकि वो हमको ठाकुर विश्वनाथ शाही का के बाद अगर आप देखिएगा सिम्मुम में, तो सिम्मुम में यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो पूरा हट के राजा अर्जुन सिंह कर रहे थे। तो आप पढ़े होंगे इतिहास। चलिए, तो अर्जुन सिंह को भी यहाँ पे एक तरह से कहिए खबर दे देना था कि अब हम लोग यहाँ विद्रोह कर चुके हैं रांची में, तो आप जो है सिम्बू में भी विद्रोह के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तरह से सब एक साथ अगर विद्रोह करेगा तो अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे सारा संदेश जो है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा था जयमंगल, माधव और नागेश्वर के द्वारा। तो आपको यहाँ पे ये सब सारा फैक्ट जो है उसको थोड़ा बहुत याद रखने का प्रयास करना है। अब चलिए दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य में कहा गया है पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह, माधव सिंह और नादिर अली ठाकुर साहेब बैठ के सलाह विचार करते हैं। और इस सलाह विचार में क्या किया जाता है कि विश्वनाथ शाही बताते हैं डाल्टन के ग्राहम के नेतृत्व में रामगढ़ भेजल विद्रोही सेना रांची आवत है। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेलिंग में बहुत ज्यादा नहीं गए हैं, थोड़ा बहुत तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है रिवीजन वीडियो है, हर चीज लिखना यहाँ पे संभव नहीं है। तो विद्रोह यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी ग्राहम के नेतृत्व में यहाँ पे सेना गया था और ये जो सेना है रामगढ़ जैसे पहुंचता है वैसे विद्रोह कर देता है। तो ये लोग यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पे जो तहस नहस जो भी करना था वो तहस नहस कर चुके। लेकिन जो कमिश्नर यहाँ डाल्टन भागा हुआ था वो भी तो यहाँ पे आने का प्रयास करेगा। तो वो सब सारा बातचीत जो है यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही बताते हैं कि डाल्टन कर ग्राहम के नेतृत्व में रामगढ़ भेजल विद्रोही सेना रांची आवत है। तो आपको बताया गया डाल्टन विद्रोह को क्या करना चाह रहे थे, शांत करना चाह रहे थे। शांत करने के लिए किसको भेजे? तो ग्राहम को भेजे। ग्राहम का जो भी सेना था वो क्या कर देता है, विद्रोह। कौन कौन सेना था? माधव सिंह, नादिर अली, जयमंगल, पांडे, ये लोग विद्रोह कर देता है। तो यही लोग क्या आने वाले थे, वापस आने वाले थे। कहां आने वाले थे? रांची। और इसी को हम यहाँ पे बताया, जैसे वो रांची आते हैं तो यहाँ पे कोठियां जला दी, कैदियों को छुड़ा लिया गया, गोशनर चर्च को तोप से उड़ा दिया गया। तो यही घटना, इसीलिए आपको हम पहले इतिहास बताए थे, उसके बाद नाटक में यहाँ पे लेके चले हैं। तो इस तरह से विश्वनाथ शाही ये सब सारा चीज जो है बातचीत के दौरान बता रहे हैं। आगे यहाँ पे बोलता है पांडे गणपत राय कहते हैं, यानी उनके दीवान जो कि अभी सेनापति का पद उनको मिल चुका है, वो कहते हैं जयमंगल भाई गोटा डोरंडा छावनी कर पलटन लेके निकलो, पीताम्बर बाबू चाईबासा और पलामू कर तक खबर लेते जाओ। तो जैसे कि अब डाल्टन यहाँ से भागने वाला था, आपको हम फिर से बता रहे हैं कि डाल्टन यहाँ जो है यहाँ से भागने वाला है और भागने में सहायता करेगा जगतपाल। तो यहाँ पे ये लोग अब तय कर रहे हैं, जब यहाँ पे अंग्रेजी सरकार को पूरा नष्ट ही करना है तो जो यहाँ डाल्टन है कमिश्नर है उसको भी मार गिराना है और उसका जो भी एक तरह से कहिए पकड़ है उसको कमजोर करना। इसीलिए बोलते हैं कि जयमंगल भाई गोटा डोरंडा छावनी कर पलटन लेके निकलो, यानी डोरंडा छावनी में जाना है और वहां पे एक तरह से कहिए हमला करना है, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। फिर दूसरा बोलते हैं पीताम्बर बाबू, जैसा कि आपको बताया गया विद्रोह के समय पीताम्बर शाही जो थे वो रांची में ही थे और एक्चुअली ये पलामू में विद्रोह का नेतृत्व बने थे नीलांबर और पीताम्बर। तो पीताम्बर चूंकि रांची में थे तो यही संदेश जो है पलामू तक लेके जाएंगे कि रांची में विद्रोह हो चुका है, सिंहभूम के राजा तक भी संदेश पहुंचा दिया गया है और हम लोगों का अब भी समय आ गया है, पलामू में भी समय आ गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे डट के हम लोग लड़े। तो इस तरह से पीताम्बर बाबू, आपको पूछा जाएगा पलामू तक खबर
कौन लेके गए थे? तो पीतांबर बाबू। दूसरा पूछा जाएगा कि डोरंडा के छावनी में कौन जो है यहाँ पे किसके नेतृत्व में यहाँ पे आक्रमण किया गया था? तो जयमंगल भाई को यहाँ पे क्या किया गया था? भेजा गया था पांडे गणपत यानी कि सेनापति के द्वारा। तो इस तरह से सेनापति आदेश दे रहे हैं, सेना लोग जा रहे हैं और छावनी जो है डोरंडा छावनी उसमें यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखें आगे का घटना जिसमें कहा गया है रामगढ़ कर विद्रोही पलटन पहुंचे ना। तो इस तरह से रामगढ़, इसीलिए हम बोले थे थोड़ा सा इतिहास में और आप नाटक में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आगे पीछे देखने को मिल सकता है, लेकिन आप एक माइंड मैप एक तरह से माइंड मेकअप करके चलिए कि ये लोग पहुंचे थे, उसके बाद ही ये सब सारा घटनाक्रम हो रहा था। तो इस तरह से रामगढ़ जो ग्राम के नेतृत्व में भेजा गया था वो विद्रोही सेना वापस कहां पहुंच जाते हैं? तो आपके रांची पहुंच जाते हैं और वो सब मिलके, है ना, डोरंडा जो छावनी था जिसमें डाल्टन वहां पे रहते थे उसके ऊपर धावा कर देते हैं। तो सब मिलकर कमिश्नर डाल्टन के ऑफिस में धावा कर ले निकल जाए ना। अब अगला दृश्य क्या होता है उसको देखिए। डाल्टन वहां जैसे धावा करने वाले होते हैं वहां से निकल जाता है और उसका निकलने में जो साथ देता है, फिर से हम आपको बता रहे हैं, वो जगतपाल के द्वारा उनको भगाने में सहायता दिया जाता है। जगतपाल खबर दे देते हैं कि यहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं और इस तरह से जगतपाल की सहायता से वो निकल जाते हैं और वो कहते हैं अभी हम जा रहे हैं लेकिन वापस हम जरूर आएंगे। और ये स्टेटमेंट आपको नाटक में पढ़ने को मिला होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो इस तरह से तीसरा दृश्य अगर हम देखें तो कहा जाता है प्रगणित जगतपाल कमिश्नर डाल्टन के भागने में सहायता करेला। तो पूछा जाएगा कि कौन विश्वासघाती था या कौन भागने में कमिश्नर का सहायता कर रहा था? तो है ना, प्रगणित जगतपाल जो है वो कमिश्नर को भागाने में सहायता कर रहे थे। विद्रोही मन जब कमिश्नर डाल्टन कि नहीं देखे ना तो नादिर अली गोटा बंगला के जलाए ले कहला। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा जब वहां पे देखते हैं विद्रोह कर देते हैं वहां, है ना, छावनी में जाते हैं तो देखते हैं डाल्टन तो वहां दिख ही नहीं रहा है। अब डाल्टन नहीं दिख रहा है, मारने के लिए उसी को गए थे। तो यहां होता क्या है कि जब नहीं दिखा तो बोला कि अब आ ही गए हैं तो पूरा बंगला को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, पूरा बंगला को ही जला देते। इस तरह से आपको पूछा जाएगा पूरा बंगला को जलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो नादिर अली के द्वारा यहाँ पे दिया गया। तो इस तरह से आपका ये घटनाक्रम आपका तीसरा दृश्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा दृश्य। चौथा दृश्य में हम लोग देखते हैं कि चौथा दृश्य में क्या आपका बताया गया। चौथा दृश्य में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो चौथा दृश्य यहाँ पे कहता है कि विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह और माधव सिंह कर आसरा देखत हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन आसरा देख रहे हैं? तो विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय, यानी कि एक है नेता और दूसरा है उसका सेनापति। तो देखिए विद्रोह के लिए लोग गए थे, उसके बाद डाल्टन तो अभी भाग चुका है, तो पूरा वहां पे वो लोग जो है जला उला के यहाँ पे आने वाले थे और इस तरह से जो भी एक तरह से खबर था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको जानने के लिए ये लोग उत्सुक थे, विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय। उसी में देता है कि ये लोग जयमंगल सिंह और माधव सिंह कर क्या देखत रहे? आसरा देखत रहे। आगे देता है कि आसरा क्यों देख रहे थे? तो यहाँ पे एक घटनाक्रम को थोड़ा सा हम स्किप करके आगे चले हैं और बोलता है कि इस समय थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे बरसात हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ 30 जुलाई यानी अगस्त को यहाँ पे जुलाई और अगस्त को ये विद्रोह हो रहा था। तो अगस्त का महीना जो होता है वो एक तरह से कहिए बरसात का मौसम होता है और बरसात का मौसम होने के कारण यहाँ पे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे पानी आ रहा था और पानी आने के कारण इन लोगों को लग रहा था क्या ये लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो जयमंगल सिंह और माधव सिंह हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए कहा जाता है मुदा भींजते भींजते पहुंच जाए ना जयमंगल सिंह और माधव सिंह। तो इसीलिए यहाँ पे आप नाटक पढ़े होंगे तो कहा होगा कि इतना खराब मौसम में भी ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए या आप लोग जो है कैसे पहुंच गए। तो वही चीज है, बोलता है कि ऊपर वाला भी हम लोगों का एक तरह से क्या ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। मौसम चाहे जितना भी खराब हो उससे हम लोग जो है हम लोग अपना इरादा बदलने वाले नहीं है। जब तक अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगाएंगे तब तक यहाँ पे हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है जयमंगल सिंह बताए ना। अब देखिए ये लोग तो आ गया है, अब आ गया है तो जो भी खबर होगा वो सारा खबर ठाकुर विश्वनाथ शाही यानी कि नेता और सेनापति को बताएंगे। तो जयमंगल सिंह जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो बताते हैं कमिश्नर डाल्टन जो कि यहाँ से भाग चुके हैं वो वापस सिख सेना लेके रांची आवात है। तो यहाँ पे देखिए कमिश्नर डाल्टन भाग चुके थे, वापस ये लोग कमिश्नर जो था यानी डाल्टन था वो आने वाला था रांची में विद्रोही सेना को दबाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे जयमंगल खबर देते हैं कि नेताजी और सेनापति जी हम लोगों को इस बात पे भी थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर जो है वापस अगर सेना के साथ यहाँ पे आएगा तो हो सकता है हम लोगों के विद्रोह को दबा दे। तो इस तरह से ठाकुर विश्वनाथ शाही ये भी बोलते हैं कि और मुरला बेल तरी, ऐसा करके आप नाटक में पढ़े होंगे कि वो जो है यहां से जान बचा के भागे हैं, वापस अपना एक तरह से कहिए वो अपना जान को हथेली में लेके यहां थोड़ी आएंगे। और बोलता है कि अगर
आ भी जाएं तो वो बोलता है ओरमांझी का से वो पार नहीं हो पाएंगे, और गलती से अगर ओरमांझी पार करके रांची आ भी गया है तो बोलता है उनको काट काट के ऊपर टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी माई के चढ़ा है दबंग, ऐसा यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही कहते हैं। तो अगर गलती से ये स्टेटमेंट मिल जाए या क्वेश्चन पूछ जाए कि किसको काट काट के चढ़ाने के लिए बोल रहे थे विश्वनाथ शाही, तो याद रखिएगा चंडी देवी के, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं किए हैं। तो कुछ ना कुछ फैक्ट जो है, इतना सारा चीज होता है तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लेकिन इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप इसको खुद से पढ़िए और उसके बाद माइंड मैप को पढ़िए, तो आप जो है जो चीज यहाँ पे आपको लगता है कि छूटा हुआ है आप इसको यहाँ पे अपने तरफ से लिख सकते हैं। तो वही चीज दिया है, डाल्टन कर ग्राहम के नेतृत्व में रामगढ़ भेजल विद्रोही सेना रांची आवत है। पांडे गणपत राय कहते हैं एखन उके हजारीबाग संसद करे में ढेर दिन लागी, अगर वहां से निकलबो करी तो टिकैत उमरावसी चामासी और रामलाल वगैरह से पार नहीं पाए। तो इस तरह से बोल रहा है कि रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ है उसको दबाने में ही उन लोग का हालत खराब हो जाए। अगर वहां विद्रोह को दबा के वो लोग अगर यहाँ आए तो यहाँ पे रास्ता में रोकने के लिए कौन है, टिकैत उमरावसी चामासी और रामलाल, और इस तरह से इससे पार नहीं पाएंगे। और इसी दौरान यहाँ पे बोला भी जाता है कि अगर गलती से वो आ गया तो है ना काट काट के या है ना मार मार के उसको हम लोग क्या कर देंगे, चीर फाड़ के है ना चंडी माई में चढ़ा देंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ शाही क्या बताते हैं। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि खरसावां से चिट्ठी आए कि संजय नदी में भरखैर बाढ़ उतरे। तो जैसा कि आप लोगों को अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे क्या, ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है वो सूचना पहुंचा रहे थे पूरे झारखंड में। इस क्रम में पीताम्बर बाबू तो सूचना लेके चले जाते हैं पलामू में, और अर्जुन सिंह जो कि सिम्बू में नेतृत्व कर रहे थे, यानी सरायकेला खरसावां के एरिया में जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको भी वो सूचना दिया गया होगा। तो यहां से जब सूचना जब मिला होगा तो वो भी अपने तरफ से कुछ चिट्ठी पत्र भेजे होंगे कि क्या खबर है क्या नहीं है। तो खरसावां से जो चिट्ठी आता है उसमें पता चलता है वहां का एक नदी है संजय नदी, वो चूंकि बरसात का महीना था इसलिए काफी ज्यादा पानी आ रहा था। अभी आप देखे भी कि कैसे बरखा बड़ी तेज रहे, मुदा भींजते भींजते जयमंगल सिंह और माधव सिंह यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से नदी में काफी ज्यादा उफान था, और इसीलिए यहाँ के जो विद्रोही सेना थे, अगर आप देखे होंगे कि या आपको जब यहाँ पे हम बता रहे थे कि यहाँ पे पुराहाट में जो नेतृत्व कर रहे थे वो नरेश अर्जुन सिंह कर रहे थे, पुराहाट नरेश अर्जुन सिंह, लेकिन यहाँ पे सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग कौन थे, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह, लेकिन इनको संरक्षण मिला था अर्जुन सिंह। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, चूंकि संजय नदी काफी उफान में रहता है इसलिए ये लोग जो है पार नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है पुराहाट राजा के एक तरह से गढ़ में जो था वो छुपे हुए थे या छिकाल थे। जैसे पानी थोड़ा बहुत भी कम होगा वो जो है संजय नदी पार करके ठाकुर विश्वनाथ शाही से मिल जाएंगे, ऐसा यहाँ पे अर्जुन सिंह के द्वारा कहा गया। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको याद हो रहा होगा। देखिए बहुत लंबा कहानी है और उसको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करें तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं अगर आप पहले से पढ़े तो आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो अभी आपको क्या बताया गया कि खरसावां से चिट्ठी आता है, अर्जुन सिंह क्या बोलते हैं कि संजय नदी में पानी भरा हुआ है, संजय नदी में पानी भरा होने के कारण ये लोग हमारे गढ़ में अभी छिकाए हुए हैं, रुके हुए हैं, जैसे पानी कम होता है हम लोग जाके आपसे मिलेंगे और इस विद्रोह में आपका हम साथ देंगे। तो न जो पानी कम होते वो यहाँ पहुंच आवी। तो इस तरह से यहाँ पे सूचना मिलता है ठाकुर विश्वनाथ शाही को। अब देखिए यहाँ पे बोला जाता है सिल्ली झालदा से नवा नवा बंदूक बारूद आने वाला है। देखिए डाल्टन वापस आने वाले हैं सिख सेना लेके, तो आपका तो तैयारी होना चाहिए ना, केवल हिम्मत से तो आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, गोला बारूद जो भी है आपके पास वो होना चाहिए ताकि आप अंग्रेजों से डट के लड़ सके। और इसीलिए पूछा जाएगा जो नवा नवा बंदूक और बारूद आने वाला था वो कहां से आने वाला था, तो याद रखिएगा सिल्दी और झालदा से यहाँ पे आने वाला था। दूसरा यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, चोरियाकर भोला सिंह, इसका नाम याद रखिएगा। भोला सिंह जो है वो किस मामले में मदद करने वाले थे, हथियार के मामले में। तो पूछा जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में ठाकुर विश्वनाथ शाही के को या और उसके विद्रोही जो सेना है उसको हथियार के मामले में कौन मदद कर रहे थे, तो चोरियाकर भोला सिंह। आगे दिया जाता है पांडे गणपत राय यानी दीवान जो कि अभी सेनापति का पद धारण कर चुके हैं, वो बोलते हैं कि चोरिया मांडर होते करते चतरा और चतरा से शेर घाटी बटे बढ़ल जाए। तो इस तरह से सेनापति अब कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जब हम लोगों को कुंवर सिंह के साथ मिलने के लिए निकलना चाहिए। और इस तरह से ये बोल रहे हैं हथियार उथियार लेके हम लोग चतरा होते शेर घाटी जाएंगे और इस तरह से शेर घाटी गया में आपको मिलेगा और इस तरह से हम बिहार पहुंच के कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोही सेना है उसे मिल जाएंगे और उनके साथ मिलके इस विद्रोह को एक बड़ा और उग्र रूप देने का काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पांडे गणपत राय यानी कि सेनापति जी यहाँ पे अब तैयार हो गए हैं बिहार की ओर कुंवर सिंह से मिलने के लिए।
आगे देखते हैं माधव सिंह। माधव सिंह यहाँ पे कहते हैं कि भोला सिंह सलगी कर लाल और खरसावा के खबर भेज देवल भेज देवेला। तो कहने का मतलब अब सबको खबर दे दिया जा रहा है कि हम लोग अब निकलने वाले हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द कुंवर साहब के साथ मिल जाइए और इस विद्रोह को बड़ा से बड़ा या उग्र से उग्र रूप देने का प्रयास कीजिए। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे ये चतरा की ओर बढ़ जाते हैं, तब अब पांचवा दृश्य यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चतरा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। दृश्य अब चतरा में चला जाता है और वहां दिया जाता है कि विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय यानी नेता और सेनापति, यानी कि पहले ये दीवान थे जो कि अभी सेनापति बन गए हैं, तो इस तरह से सेनापति दोनों मिलके यहाँ पे बोलते हैं जयमंगल सिंह चतरा में एक ठो गज के हेठे सुस्तात है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि सुस्तात है। जयमंगल सिंह देखा है ना, मेजर इंग्लिश के जो चतरा कर सरदार रहे। तो आपको फिर से यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ इतिहास में, इसलिए हम पहले आपको बताए थे, मेजर इंग्लिश को रोकने के लिए यहाँ पे भेजा गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा कि आपको किसी भी हालत में इस विद्रोही सेना को कुंवर सिंह के साथ नहीं मिलने देना है, चतरा में ही इसे रोक देना। और मेजर इंग्लिश इसको चतरा में रोकने के लिए गए थे और इस तरह से जयमंगल पांडे और नादिर अली को पकड़ा जाता है और उसको फांसी दे दिया जाता है। यहाँ फांसी बोलेगा, वहां गोली मार दिया जाता है, नाटक में बोलेगा। तो हम बोले थे इतिहास को इतिहास के जैसा पढ़िए, नाटक को नाटक के जैसा देखिए, आपको दोनों ओवरलैप नहीं करना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से मेजर इंग्लिश जो चतरा कर सरदार रहे उसको ये लोग जयमंगल सिंह वगैरह देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए छठा दृश्य आता है, यानी कि वहां का जो लड़ाई का दृश्य है उसको यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। अंधार में घड़ाघड़ गोली चले कर आवाज आओ अच के एक जानकर चीखे कर सुनाया। मतलब नाटक चल रहा था तो आप समझिए कि धड़ाधड़ यहाँ पे गोली चलने का आवाज आया और आवाज आने के बाद एक व्यक्ति का चीख का आवाज सुनाई देता है और वो व्यक्ति जो चीख रहे थे वो कौन थे? नादिर अली। क्यों? क्योंकि उनके पैर में, यानी पैर तो नहीं कहेंगे लेकिन जांग में जो है वो गोली लगा था। तो पूछा जाएगा नादिर अली को कहां गोली लगा था? तो जांग में। दूसरा चीज, चतरा में जो गोलीबारी हुआ उसमें किसको गोली लगा था? तो नादिर अली को वहां पे गोली लगा था। ये चीज आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज, जब नादिर अली को गोली लग जाता है तो उनके साथ थे जयमंगल सिंह। तो जयमंगल सिंह उसको बोलते हैं, नादिर अली, एक्चुअली नादिर अली जिनको गोली लगा था वो बोलते हैं तुम हमको छोड़ो और यहां जाओ, हमको वे लोग पैर में गोली मारा है लेकिन हम कई लोगों का छाती में गोली मारे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे और भी हम गोली मारेंगे। ऐसा करके अगर आप नाटक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये बोल रहे थे। लेकिन जयमंगल सिंह चूंकि ये उसके साथी थे इसलिए बिल्कुल इसको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। इनको अपने कंधे में उठाते हैं और लेके जाते हैं और बहुत ज्यादा खून भी यहाँ पे बह रहा था। इसी समय यहाँ पे क्या होता है, जब उसको लेके जाते रहते हैं, यानी जयमंगल सिंह नादिर अली को जिनको गोली लगा था उसको लेके जाते रहते हैं, तो वहां पे मेजर इंग्लिश पहुंच जाते हैं। सेह खन मेजर इंग्लिश पहुंचेला और 2-3 गो अंग्रेज मन सिपाही दुयो के घेर के ले जाना। तो इस तरह से यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है दोनों को, जयमंगल सिंह और नादिर अली। तो आपको पूछा जाएगा चतरा में किनको गिरफ्तार किया जाता है? जयमंगल सिंह और नादिर अली को। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए गिरफ्तार हो गया और उनको मार भी दिया जाता है। जैसे कि आपको बोला गया कि 3 तारीख को यहाँ गोलीबारी होगा और उसके बाद 4 तारीख को फांसी दे दिया जाएगा। तो फांसी दिया गया या मार दिया गया, कुल मिला के वो जो है इस युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो चुके थे। अब वहीं पे जब शहीद हो गए, आपका जो विद्रोही सेना है उसमें प्रमुख जो सेना लोग हैं अगर वो शहीद होने लगे तो मन एक तरह से हताश हो जाता है। और उसी चीज को अगला यहाँ पे फैक्ट में बताने का प्रयास किया गया है। ठाकुर विश्वनाथ शाही यानी कि जो नेता थे और जो सेनापति थे पांडे गणपत राय एक तो गज कर हेठे बैठल रहे, यानी कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां पे बातचीत कर रहे थे। और उसी बातचीत में कहते हैं कि माधव सिंह बताए ना मेजर इंग्लिश दुइयों के गोली से मार दिलक। तो माधव सिंह वहां पे आएंगे खबर लेके और कहेंगे कि मेजर इंग्लिश जो है चतरा में जो एक तरह से कहिए लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में जयमंगल सिंह और नादिर सिंह दोनों को गोली मार देते हैं और इस तरह से वो जो है इस विद्रोह में अब शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे विश्वनाथ शाही जो होते हैं बड़ा हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके सेनापति जो होते हैं पांडे गणपत राय वो उसको हिम्मत देते हैं। तो नेता अगर कभी हताश निराश हो जाए तो सेनापति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने नेता को कभी हताश और निराश न होने दिए। और इस तरह से वो कहते हैं कि आपको हताश और निराश नहीं होना है, वो बलिदान अपना दिए हैं तो हम लोग जो है अब जब तक उसके एक तरह से कहिए उसको जो मारा है उसको जब तक नहीं वापस हम मारेंगे तब तक यहाँ चैन से नहीं बैठेंगे। तो अपना जान वो आजादी के खातिर दिए हैं, तो जब तक आजादी हम लोग नहीं लेंगे तब तक हम लोग हताश और निराश होने वाले नहीं है। तो इस तरह से एक तरह से कहिए हिम्मत देने का काम करते हैं सेनापति किसको? अपने नेता ठाकुर विश्वनाथ शाही को। अब यहाँ पे बोलते हैं कि सब प्रस्थान का मुद्रा बनाएगा और अंधार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय ये लोग बात करते हैं, जो कि संदेश आता है माधव सिंह के द्वारा। पूछा जाएगा विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को कौन संदेश देते हैं
कि मेजर इंग्लिश के द्वारा नादिर अली और जयमंगल सिंह को मारा गया। तो वो संदेश देने वाले कौन थे? माधव सिंह। यही सब चीज को आपको ध्यान देना। अगर डिटेल में पूछेगा तो डिटेल में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। और ऊपर ऊपर पूछेगा, जैसे कि नगर पालिका में पूछा है तो बहुत ईजी सवाल पूछा है, अभी आपको हम दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। आगे है 7वां दृश्य। अब अंतिम की ओर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। डाल्टन का कमरा दिखेला। तो अब यहाँ पे प्रस्थान करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया, एक विश्वासघाती होता है। और विश्वासघाती जो यहाँ पे दिया गया था, जैसे कि आपको यहाँ पे हम बताए थे जब हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे कि विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण जो होते हैं वो खबर दे देते हैं, इसका एड्रेस बता देते हैं कि ये कहाँ छुपे हुए कमिश्नर डाल्टन को, और इस तरह से लोहरदगा के जंगलों में छुपे हुए रहते हैं। तो कमिश्नर जो है उसको पकड़वा लेता है और डायरेक्ट पकड़वा के अपने साथ अपने सामने लाता है, और इस तरह से उसका कमरा जो है वो खुलता है और वहां पे जो भी कार्रवाई चल रहा था उसको वहां पे एक तरह से कहिए दिखाया गया है। तो यहाँ डाल्टन का कमरा दिसेला, नादिर अली के जान में गोली लागेला। अच्छा, ये ऊपर वाला ही यहाँ पे आ गया है, तो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, इसको आप मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि कहा गया है 100% थोड़ा सा करना थोड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो आप अगर पढ़ें तो उसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलिएगा, एकदम आंख मूंद के नहीं पढ़िए ना। डाल्टन से सहायता यहाँ पे मांगते हैं। डाल्टन से सहायता यहाँ पे मांगे ना, कौन मांगता है उसको देख लीजिए। क्यों इसको सहायता डाल्टन से मांगा जा रहा है वहां के अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा? क्योंकि ये लोग जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत सिंह और माधव सिंह, क्योंकि यही लोग तो अभी बचे हुए हैं, बाकी लोग तो एक तरह से कहिए यहाँ पे युद्ध में मारे गए, चतरा के युद्ध में मारे गए। तो अब उनका बदला लेना था। तो ये लोग जो है बदला लेने के लिए 1100 आदमी के साथ बरवे थाना और लोहरदगा को लूटना चाहते थे। तो जैसे ये सूचना मिलता है, डाल्टन सहायता मांगते हैं या डाल्टन से सहायता मांगा जाता है कि ये लोग आज न कल ये लोग बरवे थाना को लूट लेंगे और इसलिए आप सहायता कीजिए। और बरवे थाना को लूटने में इन तीनों का, यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय और माधव सिंह का कौन सहायता कर रहे थे? तो बहुरन सिंह जो है जमींदार थे, वो इनका सहायता कर रहे थे। तो इस तरह से ये 7वां दृश्य है। अब आगे दिया जाता है परगनैत डाल्टन के बताना। तो जगतपाल जो परगनैत था वो डाल्टन को बताते हैं, अब उतना डर कर बात न के। क्यों? क्योंकि चतरा के युद्ध में जयमंगल सिंह और नादिर अली मारे गए हैं। जयमंगल और नादिर अली कर गोली मारल बाद उमन का दुइयों हाथ टूट जाए। तो समझिए, आपका सबसे विश्वासी नेता जो है अगर मारा जाता है या सेना जो मारा जाता है, तो एक तरह से हताश निराश तो हो ही गए थे। और इसीलिए ये बहुत खुश होता है जगतपाल की, बोलता है अब उसका दुइयों हाथ, यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही का दोनों हाथ जो है वो टूट गया है। क्यों? क्योंकि जयमंगल सिंह और नादिर अली जो है मारे गए हैं। टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह को फांसी हो गया है। तो जैसा कि आपको बताया गया, टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह वगैरह को यहाँ पे फांसी दे दिया गया था टैगोर हिल में। तो भाई प्यासी सिंह, दीवान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, इस सबको कैप्टन मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और फिर फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से वो भी मारे जा चुके हैं। कुर्बान अली और गोविंद शाही को काला पानी दे दिया गया। तो याद रखिएगा किसको काला पानी दिया गया। और नाटक के संदर्भ में इतिहास को अलग देखना है। अगर नाटक के संदर्भ में पूछा जाए कि किसको किसको फांसी दिया गया था, तो टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह को। और अगर गोली कौन से मारे गए थे चतरा युद्ध में, तो जयमंगल सिंह और नादिर अली। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डाल्टन बताता है कि कर्नल बर्च अर्जुन सिंह को ठीक करेगा, यानी कि पोराहाट में जो नेतृत्व कर रहे थे विद्रोही लोगों का, वो कौन कर रहे थे? अर्जुन सिंह। तो बोला गया कि सब धीरे धीरे अब एक तरह से विद्रोह जो है वो दब रहा है सब जगह। तो अब अर्जुन जो सिंह है उसको भी दबा दिया जाएगा, किनके द्वारा? कर्नल बर्च के द्वारा। तो आपको पूछा जाएगा कर्नल डाल्टन के द्वारा कौन भेजा गया था अर्जुन सिंह को दबाने के लिए? कर्नल बर्च भेजा गया था। सरायकेला राजा भी मदद कर रहे हैं, तो वहां का जो अपोजिशन होगा कोई ना कोई सहायता देने के लिए तो मिल ही जाता है, तो वहां पे वो मदद कर रहा है। परगनैत बोलेला कुछ सेना कर लोहरदगा भेजल देवल जाए। तो जैसे कि आपको बताया गया कि थोड़ा सा नाटक में आगे पीछे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। आपको हम बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं, इतिहास और दोनों नाटक को मिला के, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो आपको अभी हम बताएं कि आपका जो ठाकुर विश्वनाथ शाही है और आपका पांडे गणपत राय है, ये लोग जो है वो छुपने के लिए लोहरदगा जंगल चले जाते हैं। तो लोहरदगा भी इनको पकड़ना था, लेकिन डायरेक्ट नाटक जो है वहां कमरा से शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके यहाँ पे घटनाक्रम को हम लोग समझ के चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोहरदगा भेजल जाएला। पलामू बट अपन कुछ बंदूकदार मन के रौरे संगे लेते चला थी। तो इस तरह से परगनैत बोलता है कि कुछ को आप लोहरदगा तरफ भेज दीजिए और कुछ को हम लोग जो है पलामू के तरफ यहाँ पे लेके चलेंगे आपके नेतृत्व में। और इस तरह से डाल्टन बताता है कि मेजर नेशन और मैकडोनाल्ड जो है वो मार्च करेगा लोहरदगा की ओर, यानी कि लोहरदगा की तरफ मेजर नेशन और मैकडोनाल्ड जाएगा। और इस तरह से जैसा कि आपको बताया भी गया है कि कैप्टन मैकडोनाल्ड जो है यहाँ पे
ठीक है, तो मौसी 82 सी और दीवान शेख भिखारी को यहाँ पे पकड़ते भी है। तो इस तरह से ये सबको थोड़ा बहुत आपको याद करते हुए चलना है। अब यहाँ पे दिया है कल सुबह तुम अपना आदमी के साथ इधर आएगा, हम इधर से फलामू जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी टोन में यहाँ पे बोला गया, पूरा नाटक पढ़े होंगे तो अंग्रेजी टोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है डाल्टन के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है कि आप जो है यानी परगनैत जो है तुम अपना सेना लेके आना, हम लोग सब मिलके पलामू की ओर चलेंगे, क्योंकि लोहरदगा किसको भेज दिया गया है, मेजर नेशन और मैकडोनाल्ड को। तो पूछा जाएगा नाटक में लोहरदगा को शांत करने के लिए कौन गए थे, तो मेजर नेशन और मैकडोनाल्ड जो है वहां पे वो उसको जाते हैं वहां के विद्रोह को शांत करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आठवां दृश्य। आठवां दृश्य में यह कहा गया है कि ठाकुर साहब जो है बहोरन सिंह और पांडे गणपत राय एक ठो गज कर नीचे बैठल दिसेला। ये आपको दिया गया है आठवां दृश्य में। तो आठवां दृश्य में अगर देखिए तो यहाँ पे किसका किसका नाम दिया गया है, ठाकुर साहब यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही, बहोरन सिंह और पांडे गणपत राय यानी कि उनका दीवान एक गज के नीचे बैठे हुए हैं। आगे कहा जाता है विश्वनाथ शाही कहना जयमंगल और नादिर अली कर कमी के एक हद तक बहोरन सिंह पूरा कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जयमंगल सिंह कहते हैं, सॉरी विश्वनाथ शाही कहते हैं जयमंगल और नादिर अली जो अब मारे जा चुके हैं उसका कमी कौन पूरा करे, बहोरन सिंह। तो आपको पूछा जाएगा नाटक में ठाकुर विश्वनाथ शाही के द्वारा किसके लिए कहा जाता है कि वो जयमंगल सिंह और नादिर अली का कमी को पूरा कर रहा है, तो वो है बहोरन सिंह। आगे दिया गया है ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय मेजर निशन कर सिपाही आय के दुए उके क्या कर ले ना गिरफ्तार कर ले। तो इस तरह से पांडे गणपत राय यानी कि जो दीवान से सेनापति बने हुए थे और ठाकुर साहब जिनको नेता का कार्यभार दिया गया था, वो दोनों पकड़े जाते हैं किसके द्वारा, मेजर नेशन के द्वारा। तो उम्मीद है ये मेजर नेशन के द्वारा कौन पकड़े जा रहे हैं ये आपको याद होगा, क्योंकि आपको अभी तुरंत बताया मेजर नेशन और मैकडोनाल्ड जो है वो लोहरदगा की ओर गए थे, और आपको ये भी हम बताया कि लोहरदगा के जंगलों में ही छुप के ये लोग विद्रोह कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोग पकड़े जाते हैं। नवा दृश्य हम लोग लगता है ये अंतिम दृश्य ही है। तो इस तरह से यहाँ पे नवा दृश्य में कहा गया है डाल्टन का कमरा अदालत के रूप में लेवेला, और 16 अप्रैल यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे है ना कमरा दिशेला करके यहाँ पे दिया है। कोई वैसा आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर इसको हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फैक्चुअल कुछ नहीं पहुंच रहा। लास्ट वाला से यहाँ पे देखिए डाल्टन कमरा अदालत के रूप लेवेला, और यहाँ डाल्टन हुक्म देता है कि 16 अप्रैल 1858 को फांसी देना है किसको, विश्वनाथ शाही को, जिनका 97 गांव का जमींदारी भी जब्त कर लिया जाता है। पांडे गणपत राय को ठीक 5 दिन बाद 21 तारीख को फिर वही जिला स्कूल में कदम पेड़ में वहां पे फांसी दे दिया जाता है। विश्वनाथ शाही परगनैत से कहता है यानी कि जगतपाल, जो कि उसको एक तरह से कहिए विश्वासघाती था, उसको पकड़वाने में सहायता किया, बोलता है यहाँ पे कहा गया उनके द्वारा एक तरह से श्राप दिया गया कि तोय निर्वंश मोरबे तोर लाश कर पर कोई नहीं कांदी, तोर महल अटारी शान धूर में मिल जाए, बजरी गिरी उकर उपरे, बजर गिरी उकर उपरे। तो अभी भी अगर आप जाइएगा डॉक्टर बीपी केसरी का नागपुरी शोध संस्थान है, उससे थोड़ा सा आगे आप जाइएगा पिठोरिया में, तो आपको इनका घर मिलेगा, और ये धंसा पड़ा घर आपको मिलेगा जगतपाल का। और वहां पे अभी भी कहा जाता है कि टाइम टू टाइम यहाँ पे बजर वगैरह गिरते रहता है, और ये एक शापित महल है ऐसा कहा जाता है, पूरा वंश इसका समाप्त हो गया। तो इस तरह से ठाकुर विश्वनाथ शाही द्वारा जो श्राप दिया गया था जगतपाल का, विश्वासघात जगतपाल को, वो श्राप जो होता है एक तरह से कहिए उसके ऊपर एक तरह से कहिए लागू हो जाता है, और वो जो है पूरा निर्वंश मर जाता है। उसका जो एक तरह से कहिए वो महल स्थापित महल जो है वो अभी तक आप भी देख सकते हैं, अभी भी वहां पे बजर गिरता है ऐसा कहा जाता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जय घोष से गूंजेला, सब कोई भारत माता की जय कहना, और इस तरह से दृश्य जो है स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से 45 मिनट के आसपास में हम आपको 45 मिनट क्या 40 मिनट में 2-4 मिनट तो आपको इंट्रोडक्शन में गया होगा, तो 40 से 45 मिनट में हम आपको पूरा नाटक बताने का प्रयास किए। ये नाटक काफी लंबा था, इसीलिए आपको इतना टाइम यहाँ पे लग गया। अगर इसको आप किताब से यहाँ पे पढ़िएगा तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता है, और समझाने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप इसको खुद से पढ़िएगा तो हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और 3-4 बार 5 बार इसको पढ़े हुए रहिएगा तो एक पेज को रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है। आप केवल उन्हीं तथ्यों को यहाँ पे देखिएगा जो आपको भूल रहे हैं, बाकी सब तथ्य या कहानी तो आपको याद रहता है। तो एक पेज पढ़ने में कितना मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट। अगर आप 4-5 बार रिवीजन करते हैं तब पहली बार तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका 4th या 5th रिवीजन रहेगा तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 मिनट इस एक पेज को रिवाइज करने में लगेगा। और इस तरह से आप टेस्ट बनाइए, टेस्ट में जो सवाल आता है उसको देखिए क्या वो सवाल इस माइंड मैप से बन रहा है या नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, जैसे यहाँ पात्र वगैरह हम नहीं लिखे तो आप पात्र वगैरह को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो थोड़ा मेहनत आप खुद से कीजिएगा तो देखिएगा इसका रिजल्ट जो होगा आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब चलिए इससे क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन इससे पूछा गया था
इस सेक्शन से वो कौन कौन सा 3 प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान है, आपको लगेगा इतना लंबा चौड़ा हम लोग नाटक पढ़े, लेकिन आसान इतना क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पूछा गया नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ साईकर मूल लेखक के एक है। मतलब शुरुआत में इसको कौन लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया था। ठाकुर विश्वनाथ साई नाटककर मुख्य गद्दार के रहे। जगतपाल इतिहास पढ़ते तो भी इसको बना लेते। ठाकुर विश्वनाथ साईकर विद्रोही बेरा छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन थे? तो कर्नल डाल्टन। तो इस तरह से कर्नल डाल्टन, ये भी इतिहास अगर आप पढ़े रहते तो इतिहास से ही बना देते, नाटक पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ नगर पालिका में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल में भी यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। कुछ दूसरा सवाल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली दूसरा सवाल ही देखने को मिलेगा, यही सवाल आपका रिपीट नहीं किया जाएगा। तो उस तरह का कोई भी सवाल आपसे ना छूटे, ये चीज आप ख्याल रखिएगा, माइंड मैप से इसको आप रिवीजन कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब नाटक को समाप्त कर चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे साहित्यिक परिचय की ओर, जिसमें 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय को हम देखेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे कि साहित्यिक परिचय में जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब जो माइंड मैप हम पढ़ रहे हैं वहां से ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सारा चीज यहाँ पे देखिए। यहाँ से सवाल आपको साहित्यिक परिचय से मिलेगा 86 से, जहां तक हमको लगता है। मुदा क्यों नहीं, अच्छा ये तो कहानी से था, है ना। तो इस तरह से नागपुरी भाषा कर स्थापना के करवाला है, वहां से आपको यहाँ पे सवाल मिलेगा जो कि साहित्यिक परिचय से आप देख सकते हैं, यहाँ से बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं साहित्यिक परिचय। हम लोगों का ये जो साहित्यिक परिचय जो दिया जाएगा या यहाँ पे जो नोट्स बना है, एमए में एक किताब पढ़ाया जाता है आधुनिक नागपुरी कवि बनकर साहित्यिक परिचय, जो कि मार्गदर्शन पब्लिकेशन का है। इसमें जो भी जीवन परिचय दिया गया है जो कि हम लोगों के सिलेबस में है, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किए हैं। तो जो भी फैक्ट आपको मिलेगा उसको हम लोग जो है इसी किताब से लिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक और किताब का सहायता लिया गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पढ़ने को आया होगा या देखे होंगे नगर पालिका के क्वेश्चन में, कुछ ऐसे गीत जो हैं वो आपको नागपुरी कवि और काव्य से देखने को मिले हैं, जो कि 8 जो साहित्यकार हैं उनके गीत यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब उस किताब में तो नहीं था, लेकिन इस किताब में देखने को मिला है। तो इसका जितना भी गीत है, जैसे कि मान चलिए प्रफुल्ल कुमार राय है, उसके बारे में जीवनी तो आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, और प्लस बीपी केसरी में भी आपको जीवनी देखने को मिलेगा, और उसका जितने भी रचनाएं हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो हम लोग प्रयास किए हैं दोनों का एक तरह से कंबाइनेशन करके, यहाँ पे जो तथ्य है जो कि सवाल पूछे जा सकते हैं उसको एक जगह हम लोग क्लास नोट्स यहाँ पे बनाया। क्लास नोट्स बनाने के बाद फिर से उसका हम लोग माइंड मैप बनाया। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रयास किए हैं कि जो भी तथ्य हैं ऑथेंटिक बुक से उसको एक जगह कंपाइल किया जाए। कंपाइल करके क्लास नोट, जो कि हम लोगों का डिटेल नोट्स है, क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं 164 पेज का ये है, लेकिन एग्जाम के समय इसको रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग माइंड मैप से यहाँ पे चीजों को रिवाइज करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है, हर विषय में आप लोगों को या हम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को ही हम लोग एग्जाम के समय बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोट्स आपको जब टाइम नहीं रहता है या एग्जाम आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, उस समय आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। तो इस डिटेल नोट्स का ही माइंड मैप के थ्रू शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो तथ्य आपको बताया जाएगा वो वही तथ्य, आप जो किताब पढ़ रहे हैं वही तथ्य आपको भी वहां पे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जहां पे कहीं पे आपको थोड़ा लगेगा कि ये तथ्य में कोई डिफरेंस है, कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं वहां कुछ अलग है और हम जो बता रहे हैं कुछ अलग है, तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। और जहां जहां अगर तथ्यों में विवाद हुआ है या एक तरह से कहिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक किताब में ये दिया है वो दिया है, तो हम दोनों तथ्य को दिए हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि कौन सा तथ्य जो है वो सही होगा। क्योंकि नागपुरी में क्या होता है ना कि क्या तथ्य जो है, जैसे जन्म से संबंधित यहाँ पे तथ्य आपको देखने को मिलेगा, कौन सही दिया है कोई अता पता नहीं। विकिपीडिया में कुछ अलग मिलता है, बीपी केसरी का किताब में कुछ अलग मिलता है, और मार्गदर्शन पब्लिकेशन जो कि एमए में पढ़ाया जाता है उसमें कुछ अलग मिलता है। तो उसको हम तीनों डाटा दे दिए, आप खुद निर्णय लीजिए क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, हम जितना भी तथ्य आपके सामने रख दे रहे हैं। सबसे हम लोगों का पहला साहित्यिक परिचय में आता है प्रफुल्ल कुमार राय जी का। तो यहाँ देखिए आपको केवल और केवल तथ्य मिलने वाले हैं, यहाँ कोई समझाने वाला चीज है नहीं, और इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। केवल इसको आपको रटना ही होगा। अगर आप माइंड मैप मंगा चुके हैं तो ठीक, आप उसको एक जगह आपको मिल रहा है वहां से आप रट लीजिए। अगर नहीं मंगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो नोट्स है वही नोट्स आपका बेहतर है। बार बार हम कहते हैं उसी में थोड़ा बहुत अगर कोई फैक्ट आपको यहाँ नया दिखता है तो उसको आप लिख लीजिए। ज्यादा पैनिक होने का कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत लिमिटेड लोग ही इसको पढ़े, तो ऐसा थोड़ी है कि इसको पढ़ के जाएंगे तो उनका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ ना कुछ उनसे भी छूटेगा। इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर आप विश्वास रखिए, आपका वही नोट सबसे बेहतर है जो आप खुद से बनाए हैं। चलिए, जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे दिया गया है। 8 फरवरी 1932 को पहाड़ बंगलू सिसई गुमला जिला में होता है, और
यहाँ पे पहला ही जो साहित्यिक परीक्षा हम पढ़ रहे हैं उसी में तथ्यों को लेकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया में यहाँ पे 8 फरवरी 1926 देता है, बीपी केसरी में देता है 8 दिसंबर 1920 और जो साहित्यिक मार्गदर्शन पब्लिकेशन है उसमें देता है 8 फरवरी 1932। तो यहाँ साल में ही डिफरेंस, कोई 20 दे रहा है, कोई 26 दे रहा है, कोई 32 दे रहा है। तो यहाँ तारीख में यहाँ पे क्या आपको अलग अलग या विभिन्नता देखने को मिलेगा, यहाँ तो साल में ही यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है। तो अब क्या सही है हमको खुद पता नहीं है और इसीलिए हम नहीं बता पा रहे हैं और तीनों का तीनों डाटा आपको दे दिए। आप खुद डिसाइड दीजिए, आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स अगर आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सही क्या डेट है। तो इस तरह से यहाँ पे ये है, कैंसर से इनका मृत्यु हो जाता है 7 फरवरी 1991 को। इनके माता पिता के बारे में हम देखें तो सुचित्रा बाला देवी इनकी माँ का नाम था, रामकिशोर राय इनकी पिता के नाम था और इनकी पत्नी का नाम था हाँसी रानी। मैट्रिक की शिक्षा रियायत से ही देते हैं। 1950 में ये आईकॉम करते हैं, बीएल करते हैं 1956 में सॉरी, और स्नातक का शिक्षा जो करते हैं कॉमर्स से करते हैं, वाणिज्य से करते हैं। सन 59 से लेके 85 तक ये जो है NCDC CCL में नौकरी कर लें। और एक चीज आपको नाटक में हम बताना भूल गए कि यही इसी में आपका NCDC में ही ये नाटक का मंचन करवाया गया था प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। और कड़की उठले तलवारी इन्हीं का गीत है जो कि अभी हम लोग मतलब सिलेबस में बात भी कर रहे थे कि ये नाटक में भी है और सिलेबस में भी है। उप कार्मिक प्रबंधन प्रशासन का पद में ये काम किए। 1960 में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना कर लें। यही सवाल आपको नागपुरी में देखने पूछने को आया था। तो इसलिए कहा जाता है ऑथेंटिक अगर सोर्स से आप पढ़ते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा सवाल बनने का चांस रहता है, क्योंकि गाइड बुक में तो आपको बहुत सारा तथ्य मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा तथ्य आप पढ़ लिए और एग्जाम हॉल में आपको जो बेसिक तथ्य है जो याद करना है वो भी आपको ना रहे। तो सबसे पहले बेसिक चीज को आप पढ़िए, उसके बाद हाँ अब सारा चीज याद हो चुका है तो आप जितना भी एक्स्ट्रा चीज को याद कर सकते हैं याद करके जाइए। तो लेकिन बेसिक चीज को आपको पहले पढ़ना है। भले ABCD आप पढ़े ही नहीं है, 1 2 आप पढ़े ही नहीं है, आप पता चला है जोड़ और घटाव ही सीखने चले गए, तो उसमें आपको ज्यादा प्रेशर नहीं जाना है। पहले आप 1 2 पढ़िए, फिर जोड़ घटाव पढ़िए, फिर डिवीजन पढ़िए, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप परेशान होकर मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं और जो बेसिक बुक में दिया है वही आपको नहीं आता है। चलिए, तो नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना आपको पता चल गया किनके द्वारा किया गया है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा किया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि हम माइंड मैप में दिए तो माइंड मैप में दिया गया है, ये आपको किताब में दिया गया है और किताब जो है ऑथेंटिक जो है MA में पढ़ाया जाता है वही किताब से ये नोट्स को बनाया गया है। चलिए अब इनका रचना देखते हैं जो कि केवल फैक्ट है, आपको याद करना है। सोंझैर जो है इनका कहानी और गीत का संग्रह जो कि 1970 में बंगला प्रेस से छपा था। दूसरा है रांची विश्वविद्यालय से 1983 में रिंगचिंगिया छपा है। तो इस तरह से रिंगचिंगिया सोंझैर किसका रचना है याद रखिएगा, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार राय जी का। बरखा है, बरखा बूंद है, नागपुरी कवि है, अवसर मिले बुझू और कल का, ये हमको विकिपीडिया में मिला है। तो विकिपीडिया वाला को भी हम यहाँ पे इंक्लूड किए ताकि कुछ भी आपसे ना छूटे। और इस तरह से कड़की उठले तलवारी गीत आपको तो सिलेबस में ये याद ही होगा। बहुत ही डहर कविता जो कि मुक्त छंद में लिखा गया है, आगे इसके बारे में डिटेल भी आपको देखने को मिलेगा, ये इन्हीं का रचना है। तो बहुत ही डहर और कड़की उठले तलवारी और उसके साथ शंकर गोटेक जिंदगी, ये भी जो इनका बेछपल उपन्यास है इन्हीं का रचना है। और यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। देखिए, शंकर गोटेक जिंदगी की रचना है कि तो यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय का। तो इसीलिए आपको कहा जाता है बेसिक चीजों से नोट्स को बनाइए, ज्यादा आपको परेशान होना नहीं है। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वो बन ही जाएगा। कहानी के बारे में कहा गया है कि कहानी कौन कौन से लिखे हैं, तो पंच है, काटी है, लहरा है, बिसा है, एक चक्तारोद है, बापलकंदा है, पुष्कर राइट है। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी कर और इनकर एक तरह से और जो है शुरुआत जो है वो माना जाता है किनसे, प्रफुल्ल कुमार राय से। तो इस तरह से यहाँ पे प्रफुल्ल कुमार राय को कहा जाता है कहानी का जो और हुआ है वो प्रफुल्ल कुमार राय से ही हुआ है। इसका कौन कौन सा कहानी याद रखिएगा, चाहे वो पंच है और कांटी भी है और लहरा भी है, विसा है, एक चक्तारोद तो हम लोगों को पढ़ना है, भापलकंदा है, उसका राइट है। आगे दिया गया है इनके बारे में कि इनका क्या उपलब्धि रहा है। तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से इनको क्या मिला था, साहित्य वाचस्पति का मानद उपाधि मिला है। तो आपको याद रखना है इनको कौन सा उपाधि मिला है, साहित्य वाचस्पति। कहां से मिला है, तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से इनको मिला है। अब इनका विशेषता की काव्य विशेषता क्या है, काव्यगत विशेषता क्या है उसको देखते हैं। बोला गया है कि एगो कविता फागुन में फागुन कर आवेग चित्रण है तो उकर जाय को चित्रण आते हैं। तो जीवन में कैसे हम लोग बोलते हैं सुख और दुख आते रहता है, उसी तरह से एक तरह से कहिए वसंत का ऋतु या फागुन का ऋतु, एक तरह से खुशी का मौसम जो है वो आ रहा है और जा रहा है। तो जीवन में भी हम लोग का सुख दुख आते रहता है, उसी को अपने फागुन के कविता में या गीत में यहाँ समझाने का प्रफुल्ल कुमार राय जो है वो प्रयास किए। तो फागुन में प्रफुल्ल कुमार राय क्या बोलते हैं उसको सुनिए। जीव कहलक फागुन आवी, तले ई जीव कहलक फागुन आवत है, फागुन आवत है।
यह सब गुने बुझे मांझे कखन नी कखन कोन बटले झमकते फागुन अलग। हम लोग का आप परीक्षा के दृष्टिकोण से लीजिए, जब एग्जाम नहीं रहता है तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं, कुछ चीज पढ़ते नहीं है। जब एग्जाम आ जाता है तो लगता है कि अब क्या पढ़े क्या छोड़े, समझ में नहीं आता है। तो वही चीज है कि जब नहीं आता है उस समय हम लोग को लगता है क्या, फागुन आवी, यानी कि परीक्षा आवी तले, है ना, जीव कहल फागुन आवत है, फागुन आवत है। फिर लगता है कि हाँ परीक्षा आ रहा है, नजदीक आ रहा है, हम लोग को उसके लिए तैयारी करना है। लेकिन ये सब गुनते बुनते फिर क्या आ जाएगा, कखन नी कखन कोन बटले झमकते फागुन आ जाएगा, यानी कि परीक्षा के डेट नजदीक पहुंच जाता है और हम लोग एकदम ज्यादा पैनिक होने लग जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आप पैनिक नहीं हो रहे होंगे। आप चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए। हर कोई को चिंता होता है, चाहे वो कोई भी हो। समझिए सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है तो आपको लगेगा ही लगेगा कि आपका कुछ ना कुछ टॉपिक छूट रहा है, चाहे वो कितना ही लंबा समय से क्यों ना पढ़ रहा हो। 7-8 साल से भी अगर वो तैयारी कर रहा है तो आप उससे पूछ के देखिए कि क्या उसका 100% पूरा तैयारी हो गया। तो बिल्कुल हमको नहीं लगता है, अधिकांश लोग यही बोलेंगे कि 100% तैयारी नहीं, उसका कोई ना कोई सेक्शन जो है वो छूट ही रहा है, ऐसा उनको लग रहा होगा। अब दूसरा दिया गया है, मुक्त छंद में लिखा गया इनका एक कविता है जिसको हम लोग डहर कविता के नाम से जानते हैं। आपको खाली जानना है कि डहर कविता में किसका उल्लेख किया गया है, तो गांधी बाबा का यहाँ पे क्या किया गया है, उल्लेख ही किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। डहर में क्या है, एक राग दे हमरे, एक राग दे हमरा हमरे जवान ही, एक राग दे हमरे कर भारत है, एक राग और दे और खूबे जोर से दे हमरे इंसानी। तो इस तरह से पूछा जाएगा ये किनका रचना है, डहर। और अगर 2 लाइन अगर दे दिया जाए और पूछा जाए किनका रचना है, तो प्रफुल्ल कुमार राय का रचना है, याद रखिएगा। अब देखिए अन्य रचना, ये बीपी केसरी के किताब से हम लिख के यहाँ पे 2-2, 3-3 लाइन दिए हैं, ताकि अगर इंट्रोडक्शन या शुरू का 2-3 लाइन से अगर सवाल बनाता है तो बनेगा, और नहीं तो आप समझिए कि आपका सिलेबस में जो गीत दिया गया है 10-20 को, जो कविता और गीत दिया गया है 20 को, वही याद करना मुश्किल है कि शुरू से अंत तक क्या करेंगे हम लोग, कितना याद करेंगे। तो इसको फिर से आपके पास 10-20 का संख्या में हम उड़ेल देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन या 1-2 पैराग्राफ हम देने का प्रयास किए। बाई चांस अगर यहाँ से सवाल पूछता है, जो कि अभी पूछा भी गया है, इसीलिए इसको हम बाद में डालें, पहले यहाँ पे नहीं डाले थे, लेकिन जब नगर पालिका में यहाँ पे पूछा तो बाद में हम इसको इंक्लूड किए। तो उम्मीद करते हैं अगर यहाँ से भी फर्स्ट 2-3 लाइन से सवाल आता है तो आप बनाइए, और अगर लास्ट से अगर पूछता है, इस कविता का लास्ट पद से पूछता है, तब तो फिर अगर आप खुद से अगर याद किए तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही चीज है कि 1-2 नंबर के पीछे आपको नहीं भागना है। अगर छूट जाता है तो आप छोड़ दीजिए, जो बेसिक चीज है वो सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। देश नागपुरे हीरा नागपुरे, कोयली शंख तीरे, देश नागपुरे गोई सजन, रन बन सभे शोभे दिग दिगांतरे, हुंड्रू दसम जहां घाघ अंदोरे गोई सजन, है पारसनाथ या पुनीत पहारे, विहंसे सुवर्णेखा इकर गतरे गोई सजन। तो देश नागपुरी याद रखिएगा, प्रफुल्ल कुमार राय का रचना है। कैसे कहब सजनी, तो ये भी है प्रफुल्ल कुमार राय का, जो कि आप 2 लाइन हम पढ़ देते हैं, सारा लाइन हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप माइंड मैप लिए तो वहां से पढ़ लीजिए या पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम 2-2 लाइन पढ़ के दे रहे हैं। बाकी आप खुद से थोड़ा देखने या पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कैसे कहब सजनी, सभे तो कहां बिलमाए, सूरज तरिंगन चांद आकाशे, देके फांद एके एके सजनी, सभे तो क्षितिजे लुकाए। तो इस तरह से कैसे कहब सजनी था। फिर गांधी में यहाँ पे दिया गया है, इनका गांधी का जो रचना है वो भी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। एक तो गला इंजित कर गोटा बूढ़ा बन के, अचका आय गिरलक हमरे कर मांझे, हमरे कर धरती में बिजली कर चमकत और गति, बर्फ कर ठंडा दुइयों कर संगे ले लेते। इस तरह से दैक के ही फरिश्ता के दुनिया वाला मन दंग रहे, काले की उमन अलगे देवता और फरिश्ता मन खोजे ना, और वो बूढ़ा सभे कर मेसा कोसा एक ठो रहे। तो इस तरह से जो अलग अलग देवता में खोजते हैं वो सारा गुण एक ही व्यक्ति में देखने को मिल रहा था, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो इस तरह से गांधी रचना भी प्रफुल्ल कुमार राय का था। अब हम लोग चलते हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा की ओर और देखते हैं इससे क्या सवाल पूछा गया है और यहाँ माइंड मैप में क्या क्या फैक्ट है जो कि हम लोगों को याद करना है। देखिए अगला जो सवाल है आपका मृत्युंजय नाथ शर्मा से ही यहाँ पे पूछा गया है। कौन देश अवल गोरा विदेशी भला पलटन सजनी गे, कौन देश विपत्ति अपार भला पलटन सजनी गे। ये रचना जो है जैसे कि आपको बोला गया कि 2 लाइन आपको दे देगा और पूछा जाएगा किसका रचना है, तो याद रखना है मृत्युंजय नाथ शर्मा का। चलिए इसको हम माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा में क्या ये गीत जो है हमको मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखें मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में तो जीवन परिचय दिया जाता है बीपी केसरी में, वही दिया गया है 30 जुलाई आपका 1922 और आपका जो एमए वाला किताब मार्गदर्शन पब्लिकेशन का जो दिया गया है उसमें दिया है 31 जुलाई 1922। तो आप यहाँ पे देखिए एक दिन का ही अंतर है तो इतना सा चलता है, एक आध मतलब दोनों डेट तो नहीं देगा 30 जुलाई या 31 जुलाई, लेकिन साल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। संवत में भी दिया है 1900 संवत, ये बीपी केसरी में दिया है। चलिए कहाँ होता है, बिजोलिया रांतू में होता है।
अगर माता का नाम देखें तो श्रीमती भगवती देवी, पिता का नाम देखें तो रामनाथ मिश्र, और पत्नी जो थी वो भुवनेश्वरी देवी थी। अब यहाँ पे दिया गया है इनको आचार्यत्व का स्वर्ण पदक यहाँ पे मिला, और व्याकरणों वेदाचार्य का भी इनको एक तरह से कहिए उपाधि मिलता है। तो पूछा जाएगा आचार्य जो है वो तो यहाँ पे नाम में ही आ जा रहा है, तो याद करने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन व्याकरणों वेदाचार्य जो है इसका उपाधि किसको मिला था, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा को यहाँ पे मिला था। अब इनका काव्यगत विशेषता देखते हैं, जिसमें सबसे पहले तपोवन के बारे में दिया गया है। तपोवन के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि कुसुम पल्लव नव दिवाकर देव अरुण नलिन से इंजोत भाई कुसुमित पूप चहु और नील चित सित आसित कमल फूलल सरवर पर चमकत दिनकर प्रकाश चांदी नियर राजहंस कलहंस काक पंडुगी पंखा करे जहां जल क्रीड़ा बैठी निज निड़ सनमा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया था, ये क्योंकि भावार्थ इसका किताब में ही समझाया गया है। कहा गया है वाल्मीकि के आश्रम को यहाँ पे तपोवन के नाम से हम लोग जानते हैं, या तपोवन का वर्णन किया गया है, जिसमें राग झूमर दोहा और छपाई में रचना यहाँ पे किया गया है। यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जहां रहे के तपोवन कहा जाए, और उकर बड़ा बेस बखान हुई है, जिसमें कहा गया है तपोवन है ना बगीचा केवरा केतकी कुसुम चंपा चमेली और बेली सुगंध बसल रहे। तो पूछा जाएगा तपोवन का बगीचा में कौन कौन फूल अवल रहे, तो केवरा है, केतकी है, कुसुम है, चंपा है, चमेली और बेली है, इसका सुगंध था। तपोवन के सरोवर में कौन फूल था, तो कमल का फूल था। और तपोवन के सरोवर में जब या उनके पानी में जब यहाँ पे सूरज का किरण टकराता था तो कैसा चमकता था, तो उसका सूरज का जो किरण है वो चांदी के जैसे चमकता था। वेद पाठ पौराणिक कहानी मन है ना कथोपदेश और श्री रामायण कर है ना गानो यहाँ पर होएला, यानी इस तपोवन आश्रम में होता है। तपोवन का छुआ मन रामायण का नाटक खेलेना और कृष्ण लीला करेना। पूछा जाएगा तपोवन का नाटक में छुआ मन का करेना, तो नाटक खेलेना और कृष्ण लीला करना। तो ये विशेषता है तपोवन के बारे में। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब रचना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत सारा रचना है। अब कितना याद होता है नहीं होता है ये तो बात का बात है, आपको केवल पढ़ के जाना है। अगर याद हो गया तो ठीक, नहीं तो कुछ ऐसे चीज है जिसको आपको जरूर याद करके जाना है। चलिए तो हम वो चीज बता देते हैं। सदगुरु दिव्यवस्थान, सदगुरु चरितम, विश्व भारती जो की कहानी है, विश्व साहित्य रिधि सागर है, सीतायान महाकाव्य हिंदी है, और हिंदी संस्कृत और बांग्ला और नागपुरी में छपलक। तो देखिए सीतायान महाकाव्य हिंदी भाषा में भी छपा, संस्कृत में भी, बांग्ला में, नागपुरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक महाकाव्य जो कि कई भाषाओं में छप रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। और याद रखना है सीतायान महाकाव्य जो है मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो ठीक है सब पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी आप अपने से सोचिए क्या यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है और उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। आगे दिया है गीतायान श्रीमद भगवत कर हिंदी नागपुरी और कर काव्यानुवाद कर लें। तो हिंदी से नागपुरी का काव्यानुवाद किया गया है ना गीतायान का, जो श्रीमद भगवत गीता कर। फिर है गोटा नागपुरी साहित्य कर पहिल महाकाव्य। अब देखिए पहला महाकाव्य इसको कहा जा रहा है रामायणी सीतायन, उत्तराखंड का ये बेछपल रचना है। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है कि पहल महाकाव्य जो है मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया वो कौन है, तो रामायणी सीतायन। देखिए सीतायन महाकाव्य है जो कि अलग अलग भाषा में छपा, लेकिन रामायणी सीतायन जो कि उत्तराखंड का है वो अभी भी कहा जा रहा है, यहाँ लिखा गया है बेछपल है, यानी कि वो छपा नहीं। अन्य में देख लेते हैं, बहुत सारा लिस्ट है, जितना याद हो आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम रामायण, श्यामनी सीतायन, विश्व साहित्य मुक्ति सागर 7 खंड में लिखा गया, सत्य सिद्धांत तत्व चिंतन, शिव पार्वती हास्य रस। याद रखिएगा ज्यादातर जो भगवान से संबंधित यहाँ पे रचना है वो मृत्युंजय नाथ शर्मा में आप गेस कर सकते हैं। तो इस तरह से सता युद्ध साधना, आयुर्वेद के रसायन और बाजीकरण, हीरा सोना, परशु कर करशु, ये एकांकी है, अहिंसा साधना निबंध है, किशोर भारती कहानी है, बाल भारती कहानी है, मध्यकालीन कवि परिचय, समालोचना सतकम, प्रशस्ति नारायण रामायण और नागपुरी गीतों की छंद रचना। ये लिखा गया रचना, ये रचना है किनका, आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा का। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है उहे इनका जो कवि मतलब जो गीत था या कविता था वो बीपी केसरी का जो किताब है उससे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किए हैं, 2-2 लाइन। अगर शुरू के 2 लाइन से यहाँ पे अगर सवाल पूछता है तो आप उसको बना पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। उहे प्रभु नारायण आमी बंदिते चरण जानवी अयन हराहर भक्ष सुवनेर जीवन नित्य बंदिते चरण। तो इस तरह से पूरा लाइन आप खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम खाली इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन पढ़ दे रहे हैं। अगर यहां से आ जाएगा और अगर आपको याद रहता है तो ठीक, नहीं याद रहता है तो कम से कम ये तो दिमाग में नहीं रहेगा कि हमको पढ़ने को नहीं मिला था। हो सकता है 4 ऑप्शन देके आप गेस कर पाए। तो कनक सदृश तनु शोभयते वृदानु भुवन ईश्वर सुखी दानी गो कर जोरी देहु दर्शन। तो इस तरह से ये कनक सदृश तनु था। फिर आगे है कातर द्रौपदी नयनते, कातर द्रौपदी के नयनते नीर भय सुनु प्रभुदेव गदाधर
तोहे संगे मनी शरण सुंदर, तो ही संगे मनी शरण सुंदर। तो इस तरह से ये दिया है। आगे देता है रजनी विगत भेल, रजनी विगत भेल कुमुद बांधव गेल, अलीगन करे रे अंदोर भाई, पहुपित पुष्प चहु ओर। तो इस तरह से अगर देगा तो रजनी भेलत विगत भेल। कौन देशी आवल, कौन देशी आवल गोरा विदेशी, भला पलटन सजनी गे, कौन देश विपत्ति अपार, भला पलटन सजनी गे। भारत में आवल गोरा विदेशी, भला पलटन सजनी गे, यह देश विपत्ति अपार, भला पलटन सजनी गे। तो देखिए ये पहला पद का ये गीत है और इसीलिए आपको कहा गया था अगर पहला पद से सवाल आता है तो आप बना पाइए। देखिए कौन देश आवल गोरा विदेशी, भला पलटन सजनी गे, कौन देश विपत्ति अपार, भला पलटन सजनी गे। और यहीं से आपका ये सवाल पूछा गया था। तो अगर तरीके से थोड़ा स्मार्ट वे में आप पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक को एनालाइज कीजिएगा, तब भटकिएगा नहीं। और नहीं तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पे तो एग्जाम ही इतना लंबा समय रहता है के बाद लिया जाता है, और ऊपर से भी अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं आप चूक गए तो फिर दोबारा इस एग्जाम को आप कब होगा और कब आप पास कीजिएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए किसी भी तरह से अपने तरफ से कोई भी चूक मत कीजिए, जो भी हो सकता है वो आप करने का प्रयास कीजिए। फिर भी रिजल्ट नहीं होता है तो हम बार बार कहते हैं कि एक एग्जाम आपका जीवन को तय नहीं करता है, बहुत सारा और भी जीवन में आपका रास्ता निकलेगा ये एग्जाम के बाद भी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा जी के बारे में कि इनका जीवन के बारे में हम लोगों को क्या पता चलता है। कवि रत्न, तो आपको एक चीज पूछा जाएगा, कवि रत्न का उपाधि किसको दिया गया है? शारदा प्रसाद शर्मा को। तो किसको आचार्य का उपाधि दिया गया है, किसको कवि रत्न का उपाधि दिया गया है, ये सब पूछा जा सकता है। इस सबको आपको थोड़ा बहुत याद करते हुए चलना है। अब चलिए इनका जन्म देखते हैं। कार्तिक मास में इनका 1927 में डुमरडी गुमला में हुआ है। बीपी केसरी में 1928 दिया हुआ है और देहांत इनका होता है 21 फरवरी 2011 को। तो इस तरह से, और जिंदगी का शान जो किताब आपका एमए वाला किताब है उसमें दिया गया 2012। तो डेट को लेकर बहुत परेशानी है, क्या सही है क्या गलत है बहुत कहना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसीलिए हम दोनों डेट दे दिए। आप फिर भी ऑथेंटिक सोर्स आपके पास कुछ होता है तो आप मिला लीजिए और आप खुद तय कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जीवन परिचय में देखते हैं तो इनके पिता का नाम था बाल मुकुंद शर्मा। शिक्षा इनका प्राइमरी मिशन स्कूल में हुआ था। मैट्रिक इनका गुमला से हुआ था और वकालत ये पटना लॉ कॉलेज से किए थे। इनका शिक्षा बीए और बीएल तक होलक नागपुरी में व्याख्याता रहे। कहां? सिंगी दई महिला कॉलेज में। विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्न कर इसको उपाधि मिलता है। तो इस तरह से किन्हीं को आचार्य का मिलता है तो कहीं पे किन्हीं को कवि रत्न का मिलता है, ये सब आपको याद रखना है। अन्य सम्मान के बारे में बात करें तो कहा जाता है उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी और संगीत कला संगम रांची से इनको सम्मान मिला था। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका रचना जो है वो रश्मि के नाम से भी मिलता है। तो इस तरह से रश्मि के नाम से कर रचना मिलेगा अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का रचना मिलता। अब चलिए इनके रचना पे हम लोग बात करते हैं। तो रचना अगर हम देखें तो कहा जाता है गीत आइज के कुल काइज के ये खंड काव्य है। विप्लवी महान जेकर में विश्वनाथ शाही कर गुणगान करला है, ये भी खंड काव्य है और ये शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है। अब देखिए आपका विप्लवी महान जो है खंड काव्य का रचयिता का नाम बताओ, शारदा प्रसाद शर्मा। में कहां मिलेगा? ऑथेंटिक बुक जो एमए में आपको पढ़ाया जा रहा है, बेसिक किताब को इसीलिए कहा जा रहा है, हम शुरू से बार बार आपको जोर दे रहे हैं कि बेसिक किताब को पढ़िए, सवाल वहीं से बनाए जाते हैं। आपका कुछ सवाल आपका भले छूट जाए लेकिन आपको ये एक तरह से नहीं रहेगा कि हम पढ़े नहीं थे, क्योंकि भूलना तो इंसान का फितरत ही है, वो पढ़ेगा भूलेगा ही। लेकिन अगर पढ़ाई हुआ नहीं रहे तो फिर आप उसको कैसे बनाएंगे? फिर तो अंधा गेस करना होगा, आप गेस भी ठीक तरीके से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए थोड़ा पढ़ के जाइए, गेस करने में आपको आसानी होगा अगर आप भूल भी जाते हैं तो। मॉरिशस कर हिंदी दर्पण में इनका कविता छपा था। इनका मेघ गीत जो रचना है उसमें कहा जाता है 54 गीत का संग्रह है। पतई एक कोयनार के, सीठा कुछ मीठा, भगवान एक पूरब के जो कि खंड काव्य है वो भी इन्हीं का रचना है। बिंजिया जो कि हम लोगों को पढ़ना भी है ना। और नवांजलि में सरदा बाबू का समग्र रचना कर एके में छपलक। जीना कहां झुमटा राग में इन्हीं का रचना है। इनको मधुर कंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा मधुर कंठ के नाम से किनको जानते हैं? तो शारदा प्रसाद शर्मा को जानते हैं। इनकर नागपुरी गीत में तो कुंवर बेमकर भरोसा है भरमारा है। इनकर काव्य में आधुनिक भाव बोध और नवा जीवन मूल्य कर दर्शन हुएला। जीना कहां झुमटा राग में कवि कविता के बारे में बहुत सुंदर गोइट करे हैं। और जीना है ना कहां जो झुमटा राग है उसका 2 लाइन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। चलिए ये 2 लाइन को पढ़ते हैं, अगर आता है तो याद रखिएगा शारदा प्रसाद शर्मा का ये रचना है। कवि चाहिए जीना एही बीच एही कोई कोना भाई, केहू सपना मांझे उदासी केहू के रिझे, कविता चाहिए जहां स्वर बाजी रहे जीवा भाई। तो जीना कहां जो झुमटा राग में लिखा गया है शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भेंट सांगी से बुढ़ारी झुमटा राग में ही है, बुढ़ारी कर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। और इस तरह से इसका अगर 2 लाइन देखें तो यहाँ कहा गया है आली कहां सांझ घरी जिनगिया बई ढरी ढरी भाई, मील होती दोपहरी सही लेती तन भरी,
आली दैक होती ताप के लहरी बाई। तो इस तरह से जो बुढ़ारी है, जीवन का बुढ़ारी एक ऐसा होता है, तो उसका एक बहुत ही बेहतर वर्णन आपको शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा दिखा है। अब है शारदा प्रसाद शर्मा का अगर बाकी हम लोग रचना देखें जो कि बीपी केसरी का किताब में है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका वंदना दिया गया है। जय महाप्रभु जय, पाप मोर करू छय, तुम दीन बंधु हम बहुते दुर्बल नित दया करू हे श्यामल। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, हम दो लाइन यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, उतना टाइम नहीं है और हम बोल रहे हैं कि याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो कम से कम ऊपर का 2 लाइन या पहला पद से अगर देगा तब नहीं छोड़ना है। बाकी अगर नीचे से तीसरा चौथा पैराग्राफ या 5वां पद से अगर देता है या लास्ट पद से देता है तो बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं ओखिर तरी, ये जो शारदा प्रसाद का रचना है उसमें क्या बोला है। हो दयामती माय छोरी देहु बंधन मोरे, नहीं जादू माया दहिया चुरावे आन घरे। तो इस तरह से ये है, बाल गुआर संग ब्रज जोरी डारे, का जानो माय ओहे दही दिसे मुख परे। तो इस तरह से ओखरतर। मुर्दा भी आंख खोली, ये भी शारदा प्रसाद शर्मा जी का लिखा हुआ है। तो इस तरह से मुर्दा भी आंख खोली पूछा है, यहाँ एकता के मधुपान करी चलू सीना तान, विभीषण बनक गोटी नहीं चली, मुर्दा भी अब आंख खोली। तो इस तरह से खेपली बहुते दिन पद दलित पदहीन, मुख मुइंद जब जबह ना चली, मुर्दा भी अब आंख खोली। तो इस तरह से मुर्दा भी आंख खोली शारदा प्रसाद शर्मा का। पता ये कोयनार के सुखल झांखे, लरंग बहु भेल रे लरंग बहु भेल, रक्त मास के ऊपर चाम जैर देल, चित्रित नयन कमल युगल, आहा कमल युगल, अति मधुर सुरस एक मुख फल। तो ये भी आपका ये है। जलादि जन्म घरे, यहाँ है दिया है, जलादि जन्म घरे, किरण जीवन भरे चंचला रे, आकाश मंदिर घुरी बसेला, पवन के ताल संगे नाचेला रे, तन आकाश उड़े मन घगरा उपकारे, विकलारे मरी मरी पुनी पुनी चुद्रात के खिचेला, पवन के ताल संग नाचेला। तो याद रखिएगा, जल घरी जन्म जलधि जन्म घरे हो गया, पता ये कोयनार का हो गया, मुर्दा भी आंख खोली हो गया। अगर 2 लाइन अगर उठा के दे देता, उखड़ तेर हो गया, वंदना हो गया, तो आप इसको कम से कम 2 लाइन अगर देता है तो याद करने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी अगर भूल जाते हैं तो आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इंसान, हम बार बार बोल रहे हैं, उस प्रेशर में भूलता ही है। आप 100 क्वेश्चन बना के नहीं आइएगा, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा, आपका ऑन सिलेबस में सवाल आएगा, तो उम्मीद करते हैं आप इतना मार्क्स जरूर बना पाइएगा जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। चलिए सहनी उपेंद्र पाल नाहन के बारे में देखते हैं। इसका सवाल तो हम आपको बता ही दिए, विप्लवी महान जो है शारदा प्रसाद शर्मा है। अब सहनी उपेंद्र पाल के जो है उसका एक रचना है नारद मोह लीला, और ये भी आपको अभी देखिएगा इसी में माइंड मैप में मिल जाएगा। और ये जो है आपका माइंड मैप में मिल रहा है, इसका मतलब बेसिक बुक में ये दिया हुआ है। हम कहीं से इधर उधर से, है ना, गाइड बुक से हम नहीं बनाया, बेसिक बुक से बनाया हुआ है। यानी कि बेसिक बुक अगर आपके पास है, वहां से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत हम विकिपीडिया का सहायता लिए, जैसे ये कौन सा अवार्ड मिला, ये विकिपीडिया में दिया है। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है जब आप नोट्स बनाते हैं। और इसी को कहता है बहुत सारे लोग कि फ्री में पीडीएफ को बांट दीजिए। देखिए, सब चीज फ्री में देना मुश्किल होता है। जो चीज हम लोग फ्री में दे सकते हैं वो चीज तो दे ही रहे हैं, लेकिन हर चीज अगर कहिएगा फ्री में ही दे दे तो फिर हम लोगों का ये जो संस्था है वो चलेगा कैसे। जीवन परिचय यहाँ पे देखिए कहा जाता है, जन्म 1930 में कार्तिक मास कर कृष्ण अष्टमी से के तारागुटू दागर गुनिया थाना घाघरा गुमला में होलक। विकिपीडिया में इनका जन्म देखिए 15 अक्टूबर 1930 दिया गया है, और 29 जुलाई 2021 को इनका देहांत हुआ था, सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का। शिक्षा इनका प्रवेशिका तक होता है, 1952 से होलक। नोटेबल अवार्ड में अगर देखें तो झारखंड रत्न हो गया, प्रफुल्ल सम्मान हो गया, सेवा रत्न और बीसीसीएल कोयला भारती राज्यसभा अवार्ड जो है वो उपेंद्र पाल नाहन को मिलता है। तो अगर पूछा जाएगा ये सब सभी उपहार जो वो किन को मिला था, तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन को मिला था। अब इसका रचना देखते हैं जिसमें नारद मोह लीला है। तो नारद मोह लीला के बारे में ही सवाल यहाँ पे पूछा गया था। नारद मोह लीला किसका रचना है? उपेंद्र पाल नाहन, और ये फर्स्ट में ही आपको दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको याद रहा होगा। ये चाईबासा से जो अथी है हितैषी कार्यालय, वहां से वहां पे ये छपा 1956 में। उल्हाना गीत संग्रह बंगला प्रेस से छपा, तो हो सकता है नारद मोह लीला की जगह उल्हाना पूछे। मेवाड़ केसरी भी आपका सहनी उपेंद्र पाल नाहन जी का है, जो कि 1986 में साहित्य आश्रम से ये छपा हुआ है। अभिमन्यु तो युद्ध प्रस्थान, ये भी आपका नाहन जी का ही रचना है। नागपुरी राग छंद हो गया। रामचरितमानस को ये ट्रांसलेट किए थे कवि कालिदास, कालिदास उनका पोयम को भी ये क्या किए, नागपुरी में ट्रांसलेट किए। आगे दिया गया नागपुरी संगीत सौरभ, इनका रचना है, बेछपल है। रास लीला, ये भी बेछपल है। संगीत सुमांजलि, ये भी बेछपल है। आंबा मजर, ये भी बेछपल है। नागपुरी मात्राबद्ध कविता, ये भी बेछपल है। और पुटुस फूल, ये भी बेछपल है। अब इनका काव्यगत विशेषता को देखते हैं। इनका काव्यगत विशेषता में कहा जाता है श्रृंगार, भक्ति,
प्रकृति प्रेम, हास्य व्यंग, सौभे कठावा है, बुझले ना गीता कर कर्म योग इनका एक रचना है, जिनके बारे में कहा गया है 1982 में ये लिखा गया था। और इसका अगर 2 लाइन देखे या 3 लाइन देखे तो यहाँ कहा है, बुझले ना गीता कर कर्म योग मरम के, अरे कर्म कर दुश्मन, कर्म कर भरोसा में, आइज नहीं रहले तो कोनो कर्म के। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है कर्म, बुझले ना गीता के कर्म योग के, जो अपना कर्म को नहीं बुझेगा वो है ना इस जीवन में कैसे सफल हो पाएगा। ईसन मधु मातक सुर लहरी, ये भी इसका झारखंड का सुंदर है ना सुंदरई के दिखाए, झारखंड का जो सुंदरई है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा गया है कि झारखंड हमारा कितना मनमोहक और कितना सुंदर और कितना एक तरह से कहिए स्वर्ग के जैसा हम लोगों का झारखंड है, जिसमें है ना किसी तरह का कोई आपदा आपको देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, लेकिन एक तरह से कहें दूसरे जगह से तुलना करें तो बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बहुत ही अच्छा संस्कृति हम अपने राज्य को मान के चलते हैं। ईसन मुद मातक सुर लहरी, बोलता है रीज उठलक मन में नागरी, बन बाढ़ी बचाव कोनो तरी, आस कानन देख गगालय, कौन हिसगाहीन कर छगरी। तो इस तरह से ये अगर दिया जाएगा तो आप याद रखिएगा नाहन जी का ये रचना है। तो आगे दिया है कविता निवेदन में, कवि अपन दास भावना के भगवान के प्रति निवेदन कर रहे हैं कि अपने आप को दास बताते हैं और भगवान को कहते हैं कि हम आपका दास हैं, और उस तरह से कुछ निवेदन कर रहे हैं, जिसको ये कविता में 2 लाइन में हम देखते हैं। का कहबू मोय आपन बात, हहरल कुकुर जस विष रस ले, असट धीरोहो ललाट, माया ममता कर जंगल में, मोय कब से भ्रमित, मन में भभात हो, अंधा के हाथ में गुड़री धरा। तो इस तरह से ये जो है आपका इनका रचना है निवेदन। अब चलिए अब आगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इनका रचना है सनी उपेंद्र पाल नाहन जी का, यानी नाहन जी का निज माया हरि। ये भी बीपी केसरी के किताब से ये कॉपी किया गया। 2-2 लाइन आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा यदि याद होता है तो, और नहीं होता है तो ज्यादा आपको बार बार कहा जा रहा है पैनिक नहीं होना है किसी चीज को लेके। निज माया हरि जब नासे हो, मुनि मन ज्ञान पर गासे, जोरी के जुगल हाथ, हरि के चरणे माथ, धरे मुनि तब हरि हासे हो, मुनि मन ज्ञान। तो इस तरह से बाकी लाइन आप पढ़ लीजिएगा। अब तो छूटत प्राण, अब तो छूटत प्राण देखे बदे, नंदन कान कही देव आवे रे गोया, अंत काले निठुर कन्हैया। तो अब तो छूटत प्राण ये जो है आपका नाहन जी का रचना। आजू भयंकर रण, भभावी विषादित मन, युधिष्ठिर बिरशन बदन है, पार्थ बिन जूझे कौन। तो आजू भयंकर ये इनका रचना है। क्रांति माता में दिया गया, माथे किरीट राजे, कर कंजे असी भ्राजे, विमुक्त कुंतल दोले, पवन परशे ऊ के माते रण रशे। तो ये है क्रांति माता। ये भी है नाहन जी का। पिकड़ो है वो पिकड़ो सब जगह पिकड़ो आता है, तो याद रखिएगा पिकड़ो जो है वो सनी उपेंद्र पाल नाहन का रचना। अब चलिए बीपी केसरी की ओर जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि उम्मीद है हम लोग 1.5 घंटा में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लगभग 10-15 मिनट बाकी है, तो 10-15 मिनट में चलिए खत्म होता है कि नहीं उसको हम लोग देखते हैं। बीपी केसरी के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे कहा जाता है इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1933 को पिठोरिया कराची में हुआ था। 14 अगस्त 2016 को ये दुनिया से विदा लिए। लग्नन देवी जो इनकी माता का नाम था, जगन्नाथ साहू इनके पिता का नाम था, और शांति केसरी जो है इनकी पत्नी का नाम था, जिसकी सहायता से नागपुरी शोध संस्थान जो है जो कि पिठोरिया में है उसका ये स्थापना करते हैं। हिंदी में ये एमए किए और उसके बाद पीएचडी किए, और इनका शोध का जो विषय था नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस था। गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में ये जो है प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ पे काम किए थे। तो कहाँ के कॉलेज में ये काम किए थे याद रखिएगा। तो एस्टैब्लिश द ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और इनके साथ जो दिए थे वो महत्वपूर्ण नाम में से एक नाम है रामदयाल मुंडा का। ये 80 के दशक में इनका गठन किया गया था। आगे देखते हैं, रांची में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का प्रभारी अध्यक्ष भी ये बने, और ये नागपुरी संस्थान का स्थापना किए, जैसा कि आपको बताया गया अभी शुरुआत में पिठोरिया में किया गया था। इसी के आगे आपको बोला गया था जगतपाल जो कि स्थापित आदमी है, उसका घर भी आपको देखने को मिल जाएगा। 17 फरवरी को ये स्थापित किया गया था 2002 को, इनकी पत्नी के सहयोग से यानी शांति केसरी के सहयोग से। इनको अवार्ड, बहुत सारा अवार्ड मिला है, चलिए देखते हैं। पहला अवार्ड जो है विक्रमशिला विद्यापीठ से विक्रमशिला विद्यापीठ विद्यासागर अवार्ड मिला है, किसके द्वारा? भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। झारखंड रत्न 99 मिला है लोक सेवा समिति के द्वारा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला है 2003 में। झारखंड गौरव सम्मान मिला है 2009 में। राजभाषा सम्मान मिला है 2010 में। रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान मिला है 2010 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मिला है 2010 और 11 में। तो देखिए जितना याद होता है आप याद कीजिए, इतना डेट, इतना अवार्ड याद करना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है, लेकिन फिर भी हम बोले आप पढ़ लीजिए, कम से कम जितना याद होगा वो देखा जाएगा। डाल्टनगंज में इसका रचना में ये दिया गया है कि जय झारखंड नागपुरी पत्रिका इसका इनके द्वारा निकाला जाता था। नागपुरी भाषा और साहित्य इनका लेख संग्रह है।
साहित्य के तत्व और आयाम, साहित्य के सिद्धांत है, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र, कुछ संदर्भ। इतिहास में हमको लगता है बहुत सारे लोग ये किताब पढ़े भी होंगे। झारखंड आंदोलन की वास्तविकता इन्हीं का है। चरित्र निर्माण सिद्धांत और प्रक्रिया इन्हीं की रचना है। सत्यार्चन व्याख्या सहित 71 चरित्र नागपुरी गीत इन्हीं का है। सिर्फ 16 सफ़े हिंदी कविता ये भी इन्हीं का रचना है। नेरवा लोटा ऑफ सांस्कृतिक अवधारणा इन्हीं की रचना है। झारखंड के सदान बीपी केसरी का ही रचना है। मैं झारखंड में हूं यात्रा संस्मरण ये भी बीपी केसरी का लिखा हुआ है। एक इनका किताब लिखा हुआ है नई मेटी, तो नई मेटी सॉरी कविता लिखा गया है नई मेटी, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एक किताब का भी नाम है नई मेटी, मतलब कविता का भी नाम नई मेटी। तो इस कविता को कौन लिखे? बीपी केसरी। और इस नई मेटी जो कविता है वो किस किताब में है? तो किताब का जो नाम है वो भी है नई मेटी। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों का, किताब का भी नाम है और कविता का भी नाम है। तो किताब के संपादक है त्रिवेणीनाथ साहू, उमेश नंद तिवारी और सविता केसरी। और कविता जो नई मेटी लिखा गया है वो लिखा गया है बीपी केसरी के द्वारा। अभी हम नई मेटी कविता पढ़ के भी बताएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पुटुस फुल ये गद्य है। बोल आपन बोली ये भी बीपी केसरी का लिखा हुआ है। रद्दी कागज तो पढ़ना ही है, ठाकुर विश्वनाथ शाही पढ़ना ही है। नागपुरी कवि और उनका काव्य, यहीं से आपको सारा चीज अभी हम दे रहे हैं कॉपी पेस्ट करके दो दो लाइन का, ताकि आप यहाँ पे याद कर पाए। शोध में 61 साल लाइक गेलक, 246 कवि और उनका रचना इसमें देखने को मिलता है। ये लगभग 500 ले बगरा नागपुरी कवि बनकर सूची के क्या कह रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो काफी मेहनत से ये किताब बनाया गया है और वो किताब जो है से ही सवाल आपको देखने को मिल भी रहा है। काव्यगत विशेषता में चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केसरी जी कहते हैं कि गांव का बहुत अच्छा से वो उदासी, गांव का जो उदासी है उसको बखान करते हैं। और देखिए दो लाइन में वो क्या कहते हैं, जेठ कर रौद भादो का वर्षा पूस का जाड़ सोखले गतर पर और कर ई गांव। तो इस तरह से गांव के बारे में दिया गया था। और गांव जो रचना है वो बीपी केसरी का, याद रखिएगा। आगे देते हैं जिंदगी। जिंदगी में यहाँ पे बीपी केसरी बोलते हैं कि जिंदगी का समझने, ये जिंदगी क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको समझाने के लिए अपना गीत का वो सहायता लेते हैं। बड़ा उदास लागेला पतई झरल फुनगी से पारे थाकल चांद के उतरेक और एकदम सन्नाटा में कोनो सुंदर छोट चेरई कर बोले। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है जिंदगी किसका रचना है, तो आपका बीपी केसरी का, याद रखिएगा। कहिया तक, कहिया तक में बोलता है मैं कवि मनुख मन के कहना कि आखिर कब तक हमरे मन एटलस में इंग्लैंड अमेरिका न्यूयॉर्क लंदन मॉस्को की खोजब और किताब में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व के पाठ करब। और कहिया तक वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ जो अभी हम पढ़े, तो फिर से हम पढ़ने वाले नहीं है। अब यहाँ नई मेटी, जैसे कि बोला गया किताब का भी नाम नई मेटी है और कविता का भी नाम नई मेटी है। तो कविता जो लिखा गया है वो बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है और जो किताब का संपादन किया गया है त्रिवेणीनाथ साहू, उमेश नंद तिवारी और सविता केसरी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए नई मेटी किताब को कविता को हम लोग पढ़ते हैं। ओरे मन का सोचा थी का ई शब्द मैट जाई कहियो केकरो मेटाले से नई ई सब कहियो नहीं मेटी। विश्वास कर लोक कंठ में जे भी बसल जाहे सुती रूप होए जाहे उ कहियो नहीं मेटी। लोक कंठ नील कंठ है के उ तो जहरों के जोगायक बल पाए है नाम प्रताप से। तो इस तरह से ये नई मेटी का 2-3 लाइन था, आप इसको याद रखिएगा। तर्पण भी जो रचना है वो बीपी केसरी का है, याद रखिएगा। चल दादा आई हमरे उस सब के नाव से सुवर्णाखा में तर्पण करब जे हमरे के कुछ सपना देके हमरे कर गद्दी में बैठ जाए, कि हम लोगों को सपना दिया और हम ही लोग को गद्दी में बैठ गए हैं। हमरे के साइड के छैल के जेवन मोटर गाड़ी हवाई जहाज में उड़ाते हैं। तो हम लोगों के साथ छल कपट करने के बाद जो धन कमा रहे हैं भ्रष्टाचार से और उस भ्रष्टाचार के पैसा को मोटर गाड़ी और हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं, उसके नाम पे हम तर्पण करेंगे सुवर्णरेखा नदी में। और ये गीत जो है या कविता जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग बीपी केसरी के बारे में भी आप देख लिए और लगभग अब 1.5 घंटा यहाँ पे पूरा होने वाला है। तो चलिए और देखते हैं क्या यहाँ पे साहित्यकार का यहाँ परिचय बचा है और 3 है, तो उम्मीद करते हैं ठीक है 1.25-2 घंटा के आसपास में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। नईमुद्दीन मिर्जा के बारे में देखते हैं। जन्म इनका, अच्छा इनका रचना देखते हैं, सवाल क्या पूछा गया था। अब तो छुटत प्राण देखे बंदे नंदन कान कही देवे आबे रे गोया अंत काले निठुर कन्हैया। अच्छा यहाँ बीपी केसरी के बारे में ये सवाल पूछा नहीं गया था, इसका जवाब तो आपका सानी उपेंद्र पाल नाहन है। तो ये आपको शायद बताना हम भूल गए थे, सानी उपेंद्र पाल नाहन का ही ये क्या है आपका रचना है। मतलब ये नारद मोहलीला भी अब तो छुटत प्राण देखे बंधन, इसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि माइंड मैप में अभी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, यहाँ था अब तो छुटत है ना प्राण देखे बंदे नंदन कान कहीं देवाय आवे रे गोया अंत काले निठुर कन्हैया। ये छूट गया था, भूलने के लिए बताने के लिए हम भूल गए थे। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप मैनेज कीजिएगा, थोड़ा बहुत तो चलता है, इंसान से गलती होते रहता है।
आगे देखते हैं, नागपुरी भाषा का प्रमुख निबंधकार के रूप में पहल नाम केकर आया। एग्जैक्ट हमको ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे थे ये जो है डॉक्टर बीपी केसरी इसको सही आंसर मान रहे हैं, लेकिन हमको कहीं पे कोई ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ नहीं मिला है, इसलिए 100% हम ये नहीं कहेंगे कि इसका आंसर जो है ये सही है। अगर आपको कोई ऑथेंटिक बुक में मिला है तो कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये आंसर सही है या इसका कोई दूसरा आंसर होने वाला है, यानी प्रफुल्ल कुमार राय, योगेंद्र नाथ तिवारी या कुमारी बसंती। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 की ओर जाते हैं, जो कि आपका नईमुद्दीन मिर्दाहा से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। दिड़के बदरी जोर सुनी डरे, जीवा मोर सावन घाटा, घुमरी घुमरी पड़े, छिटा गोई सावन घाटा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है जो कि नईमुद्दीन मिर्दाहा का है। अब हम लोग जो है यहाँ पे नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर एक चीज आप ध्यान दिए होंगे तो हम बार बार कर रहे हैं कि एक सीरियल से जिनका सेट ए था, सीरियल वाइज यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर आप तुक्का लगाने थोड़ा बहुत जानते तो यहाँ तुक्का लगा सकते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए था किसके बाद किनका जीवन परिचय दिया गया था। अगर इस बात को आप समझ पा रहे होंगे तो आप समझ लिए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि आने वाले एग्जाम में भी अगर सेट ए मिलता है तो अगर आप देखिएगा कि इस तरह से सीक्वेंस वाइज का ही सवाल पूछा तो नहीं गया है। अगर सीक्वेंस वाइज पूछा गया होगा थोड़ा अलर्ट होके बनाइएगा, और गेस करने में आपको हो सकता है कोई सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो आप गेस करने में थोड़ा सा आसानी होगा आपको, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये 100% सही हो जाए। गेस तो गेस होता है। नईमुद्दीन मिर्दाहा यहाँ पे दिया गया कादोजोरा बेड़ो में इनका जन्म हुआ था 14 जून 1936 को। 24 अप्रैल 2021 को ये दुनिया से विदा लेते हैं। मान बीबी इनका माता का नाम था, शेख अमीरुद्दीन मिर्दाहा इनका पिता का नाम था। इसको रश खान के नाम से जानते थे, क्यों? क्योंकि ये एक मुसलमान हो के भी कृष्ण भक्ति पे डूबे हुए रहते थे, इसलिए इसको रश खान से इसका तुलना किया गया। आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनो से मैट्रिक पास कर लें। गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में प्रधानाध्यापक रह लें। तो इस तरह से कहाँ के प्रधानाध्यापक कौन थे ये चीज थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। दूसरा है नौकरी अनुमंडल पदाधिकारी रांची कर ऑफिस बटे 1.5 महीना कर ले। इनको नौकरी में कहीं मन नहीं लग रहा था, यहाँ वहां छोड़ छोड़ के बहुत सारा नौकरी ये छोड़े हुए थे। तले 1957 में राजस्व विभाग में कर्मचारी पद में काम कर ले मिर्दाहा जी 2.5 बच्चर, और कोलीविरा अंचल में कर्मचारी का पद में जीवन चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो 31 अगस्त 1996 तक ये काम करते हैं, फिर सेवानिवृत्त होते हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा। नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में चूंकि ये नागपुरी समाज से जुड़े हुए थे तो अपना योगदान देना चाहते थे, और इसीलिए 1968 में नागपुरिया समाज का ये सचिव भी चुने जाते हैं। सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशनर समाज भरनो में इनको बड़ पद से इनका शोभा बढ़ाया, मतलब ये उस पद को सुशोभित किए और उसका शोभा बढ़ाया। उपाधि में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से इनको कवि रत्न जैसे शारदा प्रसाद शर्मा को मिला है उसी तरह से इनको भी मिला है। तो याद रखना है कवि रत्न का उपाधि किनको मिला है, आचार्य का उपाधि किनको मिला है, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। चलिए आगे है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये जो है 1956 में बिहार सरकार के द्वारा मिला। फादर पीटर शांति नवरंगी सम्मान 1968 में नागपुरी भाषा परिषद के द्वारा मिला। झारखंड रत्न जो है वो लोक सेवा समिति के द्वारा रांची से यहाँ पे इनको दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका रचना। धधक उठी अखरा इकर छपल पहल किताब है, तो पूछा जाएगा नईमुद्दीन मिर्दाहा का सबसे पहला किताब जो छपा हुआ था वो कौन था, तो धधक उठी अखरा। बहुत सारा टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप जितना भी टेस्ट सीरीज बनाए आप देखिए कि ये जो माइंड मैप आप तो पूरा अपलोड कर दिया गया, उस माइंड मैप को पढ़ने के बाद देखिए क्या आपका टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं वो भी बन रहा है कि नहीं। अब ज्यादातर देखिएगा कि ज्यादातर प्रश्न अगर सिलेबस में पूछा गया होगा तो टेस्ट सीरीज का भी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप इस छोटे से 30 पेज के माइंड मैप से बना पा रहे होंगे। और इसीलिए कहा गया है कि दिखने में बड़ा छोटा है, देखन में छोट लगे लेकिन गाँव करे अति जोर, या ना आप सुने होंगे, तो वही चीज यहाँ पे ये माइंड मैप है। करम कर जुगत जितिया कर गुतिया प्यासल मैना सहिया कर भेंट एक कांदी कंवरा फूल और एक चेतकी फूल। तो इस तरह से ये जो है आपका इनका रचना है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं काव्यगत विशेषता में पिक बसंत बोले अंगना सुहाए। इसमें कहा गया है विरहणी सजनी का दुख को यहाँ पे बखान किया गया है। 2 लाइन देखें तो कहा जाता है पिक बसंत बोले अंगना सुहाए बाजू बंद बेसरी धूमेल पड़ी जाए दुख सहलो न जाए विरहे से विरहणी अति पाए दुख सहलो नहीं जाए। तो पिक बसंत बोले अंगना सुनाए नईमुद्दीन मिर्दाहा का रचना, याद रखिएगा। छोटा नागपुर महिमा में नव युवक जो है यहाँ पे उनको प्रकृति के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं। कारो कोयल हिया हुंड्रू दसम जहां और अहे तिलैया बोकारो महान नवा नवा काम करूं बनू तो महान। तो इस तरह से छोटा नागपुर महिमा जो है ये भी नईमुद्दीन मिर्दाहा का रचना है। उम्मीद करते हैं 2 लाइन अगर आपको दिया जाएगा जो कि नगर पालिका में इस तरह का मिल रहा है तो आप उसको बना पाइए। सावन घाटा तो हम लोग सिलेबस में पूरा डिटेल ही पढ़ना है, इसको हमने डाले हैं। बंधु माता सरस्वती ओहो बंधु माता सरस्वती करु कृपा हरहु विपत्ति बंधु माता सरस्वती राउर के जे पाती चरण गही लेती बंधु माता सरस्वती हम तो दरिद्र अति कैसे करूं आरती बंधु माता सरस्वती। तो याद रखिएगा मुसलमान है इसलिए मत कहिएगा कि सरस्वती का ये गीत नहीं लिखे होंगे और कृष्ण का गीत नहीं लिखे होंगे, ये कंफ्यूजन मत में रहिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाइएगा, पता चलेगा गेस्ट करने में गड़बड़ा जाइएगा। तो पढ़ के जाइएगा तो गड़बड़ कभी नहीं होगा।
चलिए, कन्हैया कृष्ण कन्हैया में ओ हो रे गोैया कृष्ण कन्हैया, वृंदावने रास के रचैया रे गोैया कृष्ण कन्हैया, सब गोपी मन अकुलाए खोजे कहाँ जदुरैया गोैया, वृंदावने रास के रचैया रे गोैया कृष्ण कन्हैया, गोली गिली जमुना नहाए मोह लेली तान सुनाए गोैया, वृंदावने रास के रचैया रे गोैया कृष्ण कन्हैया। तो इस तरह से कृष्ण कन्हैया नईमुद्दीन मिर्जा का गूंजे वीडियो के नाम, यही सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि अभी नगर पालिका का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। गूंजे वीडियो के नाम, काम खुले धुमाधाम गावे गांव, रास्ता बनावे गोई सजन, मिली जुली रुपया गनावे गोई सजन, देहू वीडियो साहब कुछ तो रुपया, काम करी कुली केर, कल्पत हिया कोई सजन, कोई नहीं पथ के चलैया गोई सजन। तो गूंजे वीडियो का सवाल आया था। देखिए यहाँ पे कान्हा नईमुद्दीन है ना, घिड़के बद्री करके यहाँ पे दिया गया है। एक है आपका ये सवाल भी आया, हम थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद बताते हैं ये कौन नंबर के सवाल में पूछा गया है और आपको अभी तुरंत हम बता रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 48 में था, वो सीरियल वाइज नहीं मिला था इसलिए थोड़ा सा ढूंढ रहे थे। तो मुझे वीडियो का नाम, काम खुले धाम गावे गावे रास्ता बनाए खोजे सजन, मिली जुली रुपया गनवाए वही सजन। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो नईमुद्दीन मिर्जा हैं। तो इस तरह से गूंजे वीडियो का नाम, ये जो है आपका यहाँ पे बीपी केसरी के किताब में दिया था और वहीं से सवाल आपको बनाया गया है। 67 कर महंगी, ये भी आपका नईमुद्दीन मिर्जा का ही रचना है। तो 67 कर महंगी आवे ना भुलाए के, सब सबक मन कहे मन रहे कुम लाए के, एहे भाई का गरीब का अमीर एके पंथ सिधाए के, सोचाए सब बहुते अकुलाए के एहे भाई। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो सवाल है वापस हम लोग वहां पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, और जो आगे बचा हुआ है कुछ जीवनी उसको भी हम लोग फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। 93 तक देख लिए। अब हम लोग 94 से क्वेश्चन देखेंगे और अगला जीवनी जो है वो गिरधारी राम गोंझू जी का, हाँ 7वां है और 2 बचा खत्म हो जाएगा। गिरधारी राम गोंझू जी का जन्म जो हुआ है 5 दिसंबर 1950 को बेलवादा गांव खुटी से हुआ है। अप्रैल 15 2021 को दुनिया से विदा ले जाते हैं। कोरोना से इनका बहुत दुखदायक मौत हुआ था और उसके बाद यहाँ पे इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला और वहां से एक सवाल भी आया हुआ है। लालमणि देवी इनकी माता का नाम था, इंद्रनाथ राम गोंझू इनके पिता का नाम था। आदिम जाति सेवा मंडल विद्यालय खूंटी में इनका योगदान रहा। प्राथमिक शिक्षा योगदान नहीं था बल्कि यहाँ प्राथमिक शिक्षा इनका प्राप्त हुआ था। संत ओलाइसियस मिडिल और उच्च विद्यालय रांची में इनको हाई स्कूल पास किए। संत जेवियर कॉलेज से रांची में हिंदी में इसको प्रतिष्ठा मिला। स्नातकोत्तर हिंदी भाषा में कर रहे, हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय से बीएड, फिर है एलएलबी, पीएचडी रांची विश्वविद्यालय से ही ये करते हैं। नौकरी में अगर दिया गया है परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर गुमला में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे 1975 से 78 तक। गौसनर कॉलेज में व्याख्याता के पद में रहे हिंदी और नागपुरी में 78 से 82 तक, यानी 78 से ये परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज से छोड़ के आ गए गौसनर कॉलेज में ही। अच्छा ये रिपीटेड है, चलिए छोड़ दीजिए। रीडर और अध्यक्ष रहा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, कब से कब तक रहे? 1982 से 1998 तक। 16/10/2003 को इनको झारखंड रत्न का उपाधि दिया गया लोक सेवा समिति रांची की तरफ से। नागपुर कला संगम रांची बट से इनको 25 जनवरी 2004 को घासीराम सम्मान मिला और नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची में गौंझी जी के विशिष्ट साहित्य कर्मी का सम्मान 1990 में दिया। 16 जून 2005 को अखिल भारतीय भाषा साहित्यिक सम्मेलन में इनको साहित्य श्री का उपाधि मिला और पद्मश्री इनको मृत्यु के उपरांत यानी 2022 में मिला। यह सवाल आपका पूछा गया था, शायद अगर तुरंत में मिलता है तो हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेट में मिला हुआ है, अभी हम ढूंढने में ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक सवाल पूछा था कि किनको मरणोपरांत पद्मश्री मिला है, तो गिरधारी राम गोंझू जी को मिला है। चलिए लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम इसको बता ही देंगे, लेकिन याद रखिएगा गिरधारी राम गोंझू के बारे में यहाँ पे बोला गया। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं कि चलिए क्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ इनका रचना अगर हम देखें तो सबसे पहला इनका शोध है पीटर शांति नौरंगी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे। नागपुरी पत्रिका का ये संपादक कर ले, 1982 में ये छपा था। कोरी भैर पजरा इनका पद्य संग्रह है। नागपुरी गद्य तर्गन इनका नागपुरी गद्य संग्रह है। खुखड़ी रुगड़ा ये प्रतिनिधि नागपुरी कहानी के संग्रह है। नागपुरी कला संगम रांची कर स्मारिकाओं कर सह संपादक इनके द्वारा 1982 से 87 तक इनके द्वारा किया गया। फिन भेंट और दूसर नगित रामदयाल मुंडा रचित काव्य संग्रह का ये नागपुरी अनुवाद हुआ है, तो रामदयाल मुंडा द्वारा रचना होगा उसका नागपुरी अनुवाद है। जागी जवानी चमकी बिजुरी नागपुरी गीत मन का संकलन है। अखरा निंदाई गलक ये नाटक है।
और पजरा ये भी इन्हीं का रचना है। मोर गांव कर अखरा नई मेटी किताब में ये है, और ये जो है आपका गिरधारी राम गोचू का ही रचना है। अब उनका कुछ रचना जो है कि बीपी केसरी की किताब में मिला है, उसको हम लोग देखने से पहले जो विकिपीडिया में इनके बारे में मिलता है जानकारी, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है झारखंड के सांस्कृतिक विरासत, ये इन्हीं का रचना है। नागपुरी के प्राचीन कवि इन्हीं का रचना है, यानी गोंजी जी का है। झारखंड के लोकगीत हो गया, झारखंड के वाद्य यंत्र हो गया सदानी नागपुरी, आपका व्याकरण हो गया नागपुरी, शब्दकोश हो गया, फिर है मातृभाषा की भूमिका हो गया, ऋतु के रंग मांदर के संग, फिर है महाबली राधे कर बलिदान ये दिया गया है, और उसके बाद झारखंड कर अमरपुत्र मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा इन्हीं का रचना है, और महाराजा मद्रा मुंडा भी इन्हीं का रचना। चलिए देखते हैं कि एमए का किताब में कौन कौन सा दिया गया है और बीपी केसरी का किताब में क्या क्या इनका काव्यगत विशेषता और कविता दिया गया है। तो काव्यगत विशेषता हम देखें तो कैसे आवी बसंत ये इनका मिलता है। झारखंड का सहिया और इकर मधेती के यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे बोला गया है बसंत आवल जैन पिया से कहलो, चल पिया बन सिंगार कर तनिक बन ठन, फागुन चला थे बान दुयो गेली बन ठन, झांझर कर बन देख कलक पिया दिखाए आनली पिया, एहे ठूट के इके देख के छुटत रहे हरहरी, बन देवता दोनों पिया के गोइट के सुन के कलक, फागुन चलक मुदा मोर जगह पहुंचलक नहीं। तो कैसे अभी बसंत जो है यहाँ पे जो जंगल वगैरह को काटा जा रहा है, कारखाना लगाया जा रहा है, उसके लिए ये कविता लिखा गया था। फिर है यहाँ पे जो सवाल आया था ना दिया बार, ये सवाल आपको देखने को मिला था। जिंदगी कर यथार्थ कर चित्रण कर रहे हैं, यहाँ कर प्रकृति और सुंदरई ऊपरे लिखे। तो ये ना दिया बार जो है उसको देखते हैं। ना पिया ना दिया बार, छुछा घरे रहे दे अंधार, झजड़ल भेल सगड़ मोर, जिंदगी खेदते नजर टूटी गेल, आयो भूखे सुतल छुआ तोर छुआ बहुते काया, नाचू मोर झांझर भेल, आवत समय डेगी गेल, बांचल गठरी मोर ठठरी भेल, ना दे है ना पालो पिया तनको जब से कर लो घर तो के, जूरी नहीं पटिया फाटल भाइयों, पेटक आचे मोर सुखल दे पिया सुखल मुहक पानी, दिल तोड़ दिया पिया है ना, दिल तोड़ दिया पिया प्रीत मोर बाती, जरत है सगरो दिन राती, ना पिया ना दिया बार, छुछा रहे दे अंधार। ये आया था, यही लाइन आपको आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखते हैं अगर मिलता है तो तुरंत में बताते हैं कि ये जो है कान्हा का यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे नहीं है, शायद पीछे में यहाँ पे दिया होगा। हम थोड़ा बताते हैं, खोज के ढूंढ के आपको बताने का प्रयास। चलिए मिल गया, देखिए दिल तोड़ दिया पिया पीरीत मोर बाती, जरत है सगरो दिन राती। ये गिरधारी राम गोंजू जी का रचना है। तो जैसा कि अभी आपको हम बोले कि शुरुआत का 2 लाइन देगा तो आप बना पाइएगा, लेकिन आप कहिएगा कि इसको कैसे बना पाते। देखिए इसको एक्सप्लेन करके जो आप पढ़िएगा, एमए का जब किताब होगा मार्गदर्शन का जो आपको बोला गया साहित्य परिचय मार्गदर्शन पब्लिकेशन में जो दिया गया है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, पूरा डिटेल वाइज। इसीलिए यहाँ से सवाल पूछा तो आप बना सकते थे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे डिटेल नोट्स यहाँ पे देते हैं तो देखिए यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे आपको कहानी देखने को गीत देखने को मिलता है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो उसी तरह से गिरधारी राम गोंजू का ये गीत यहाँ पे दिया हुआ था, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो इसको आप बना सकते थे अगर आप फुल नोट्स पढ़ते उसके बाद तो ही माइंड मैप पढ़ते, तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता था। अब चलिए लास्ट वाला हम देखते हैं कुमारी बसंती के बारे में। कुमारी बसंती के बारे में क्या सवाल पूछा गया है। जीवन परिचय अगर देखें तो जन्म मार्च 1950 में पोठाटोली पोस्ट रेहागढ़ रीढ़ सिमडेगा में इनका हुआ था। पीएचडी का उपाधि इनको मिला था, या इनका शोध का विषय जो था नागपुरी गीतों की छंद रचना, जो आगे जाके किताब भी छपता कहां से है तो किशोर विद्या निकेतन वाराणसी से 1993 में। तो ये गलती मत कीजिएगा कि वाराणसी रांची ऑप्शन दे देगा तो रांची मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये छपा कहां से था, वाराणसी से। चलिए आगे देखते हैं। रांची कॉलेज रांची में नागपुरी का व्याख्याता का पद में काम कर ले। अध्यक्ष रहा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग कब तक, 2011 तक। 2011 में इनका सेवानिवृत्ति हो गया। नागपुरी कर सौरभ यहाँ पे इनका निबंध है। नागपुरी भाषा साहित्य इनका निबंध है। लोकोक्ति साहित्य इनका निबंध है। नागपुरी गीत कविता का एक अध्ययन ये भी इनका निबंध रचना के अंतर्गत आता है। दराइर, फिर है सगाई, क्रिसमस का सांस तो हमको पढ़ना ही है। भरल नदी का डोंगाई, अपन मन कर जो भाव था उसको सहज रूप से ये व्यक्त किए, ये भी आपका कुमारी बासंती का रचना है। नवा सालक नवा गीत ये भी हम लोगों को पढ़ता है। समय सोना है के लघु निबंध ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये रचना जो है कुमारी बासंती जी का है। भरल नदी कर डोंगाई, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है अपना मन का सहज भाव को बताएं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं 2 लाइन। गच कर कर्जा डोले भंग भंग, डायर टूटे गर्मी कापत जोर, ढरकत बूंदे लोर, काम सम रजनी आवे डाबत तिमीर जोर, बाई भेलक काम कमजोर, झटकल पीठे पेट, पंजरा झलके औरे ओर, माए बाप बूढ़ा बूढ़ी मरत दिया हंसी जबर, मनुख तनी अमर प्राण, संगे है तोर भगवान, मन में गरज का
हायर नी जीत मोर। तो इस तरह से ये है। फिर यहाँ पे एक नवा सालक नवा गीत तो सिलेबस में ही पढ़ना है, इसलिए हम डिटेल में यहाँ पे दिए नहीं है, वो आपके सिलेबस में पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको बता भी दिया गया है वीडियो में। हरल दामक जीत, इसको भी 2 लाइन पढ़ देते हैं, सब पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं, शुरू से अगर देगा तो ठीक है ना। ये आपका बीपी केसरी से लिखा गया है, इसलिए पूरा लाइन अंत तक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अंत तक याद भी नहीं रहेगा। सरल अमर तरल मन, जैसे नदिक कलकल धार, बहते चले निरंतर बुहाते कचरा और शेवार, बहत पानी निरंग निर्मल बाला धोअल मोती, तैसने अबोध मन खोजे बरक ज्योति, चपला से चंचल अति पवन से गतिमान, मह मद मोह अहंकार ठहरे ना अभिमान, सत रज तम ऊपर राव छविमान। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3-4 लाइन जो है हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास किए। तो इस तरह से यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था उसको हम चलिए आपको बता देते हैं, जो कुमारी बसंती से सवाल पूछा गया था। यहाँ देखिए, भरल नदीकर डोंगाइत, ये जो है किनका लिखा गया है, कुमारी बसंती के द्वारा ही ये है ना आपका लिखा गया है। और ये आपको माइंड मैप में अभी आपको तुरंत हम बताया, देखिए अगर याद होगा तो, नहीं तुरंत तो याद होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, भरल नदीकर डोंगाइत, पूरा कविता यहाँ पे डिटेल में दिया गया है और ये मार्गदर्शन पब्लिकेशन में पूरा डिटेल वाइज आपको समझाया गया, इसलिए ये सवाल को आप बना सकते थे। आगे यहाँ पे दिया गया है, झांझर बन दैक कहलक पिया दिखाए आनली एहे पिया एहे ठूट के। अच्छा, ये बोल गया आपको, गिरधारी राम गोंजू का ये क्या है, रचना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम बैक कर देते हैं, इतना दूर तक देख रहे हैं तो इतना उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप इसको देख ही लीजिएगा कि कहाँ, देखिए हाँ, कैसे आवी बसंत है। तो यहाँ पे आपका देखिए झांझर है ना, झांझर बन दैक कहलक पिया, अच्छा ये तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, झांझर बन दैक कहलक पिया दिखाए आनली एहे ठूट के। तो यहाँ पे हाँ, देख पिया कहलक दिखाए आनली एहे ठूट के, तो ये कहाँ से है, आपका बीपी केसरी से, इसलिए कहा जा रहा है ऑथेंटिक बुक को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए। और हाँ, यहाँ पे दिया गया है, अभी आपको हम बताए थे मरणोपरांत पद्मश्री का उपाधि किनको मिला है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू का। तो थोड़ा सा बताने में दिक्कत होता है, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाता है कहीं से। ये क्वेश्चन नंबर या 94 जो है हमको यहाँ पे नहीं मिला है, तो हम इसको आंसर उस समय भी बता नहीं पाए थे, और सिलेबस के अंतर्गत इसको हम रखे थे। तो देखिए, जो भी आपका यहाँ पे सिलेबस में महत्वपूर्ण चीज था उसको हम यहाँ पे 30 पेज जो कि आपका नोट्स है वहां पे देने का प्रयास किए हैं। एक्चुअली देखिए, आपको हम पीडीएफ अगर आप लिए होंगे और वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि पीडीएफ भी जरूर लिए होंगे और वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। आपको बताया गया था कि यहाँ पे हम लोग गीत को संपूर्ण रूप से यहाँ पे नहीं दिए हैं, क्योंकि गीत जो है आपको पूरा पढ़ना है, और अगर हम पूरा गीत को यहाँ पे देते हैं तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है कि पूरा गीत है वो छाप दिया गया है, तो इसीलिए हम गीत को छोड़ दिए। वो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, वहाँ कोई भी एक्सप्लेनेशन वैसा है नहीं, बाकी सारा चीज को यहाँ पे समराइज करके आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो 20 तारीख तक इस नोट्स को आप मंगा लीजिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद हम ये नोट्स को नहीं दे पाएंगे। मिलते हैं इसी तरह का फिर से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो चल रहा है, उम्मीद करते हैं वो आप उसको देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो जो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपको उपलब्ध करवाएंगे। और किस तरह के वीडियो या किस सब्जेक्ट के कंपाइलेशन आप चाहते हैं, झारखंड में किस तरह के कंपाइलेशन चाहते हैं या अदर सब्जेक्ट के, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम लोग उसको भी प्रयास करेंगे। अभी नहीं तो और भी बहुत आने वाले एग्जाम है उसके लिए प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं आपका ये जो नागपुरी है वो आपका बेहतर तैयारी होगा इस माइंड मैप के सहयोग से।